हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम पढ़े थे मिशनरी में ब्रिक मिशनरी। हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि जो मिशनरी है ना, हम पिछले क्लास में बताए थे जो मिशनरी है वो दो तरह से हमको पढ़ना है। एक पढ़ना है ब्रिक मिशनरी और दूसरा हमारा स्टोन मिशनरी, है ना। तो कल हम क्या पढ़े थे, ब्रिक मिशनरी, और आज हम पढ़ेंगे स्टोन मिशनरी। तो देखिए, ब्रिक मिशनरी आसान था और स्टोन मिशनरी क्या सर हार्ड है? नहीं, ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा उससे अलग मिलेगा। ठीक है, आई होप समझेंगे आप। कुछ टर्म ऐसे हैं जो ब्रिक में भी यूज होंगे और स्टोन में भी यूज होंगे। कौन कौन से टर्म बता रहे हैं, जैसे कि फेस। कल हम बताए थे ना, कल हम जब ब्रिक मिशनरी पढ़ा रहे थे तो हम आपसे कहे थे कि फेस क्या होता है, फेसिंग क्या होता है, बैक क्या होता है, बैकिंग क्या होता है, वो हम पढ़ाएंगे स्टोन मिशनरी में। आज कोशिश करेंगे कि स्टोन मशीनरी का थियरी के साथ साथ ब्रिक और स्टोन मशीनरी का एमसीक्यू भी कर दें, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम थियरी, जैसे कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड हम थियरी पढ़ाते हैं और उसी क्लास में उसका एमसीक्यू कर देते हैं। लेकिन यदि वो थियरी का टॉपिक बड़ा है तो 2-3 क्लास जाता है। जैसे मशीनरी बहुत बड़ा है, लेंदी टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले हम ब्रिक मशीनरी पढ़े हैं, आज हम स्टोन मशीनरी पढ़ रहे हैं और आज ही हम ब्रिक और स्टोन दोनों मशीनरी का एमसीक्यू कर देंगे। कंटेंट बहुत ज्यादा है ना, कंटेंट बहुत, देखिए एमसीक्यू भी दिख रहा है आपको, तो बहुत ज्यादा है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो कल क्लास ले लेंगे, एक और क्लास ले लेंगे, लेकिन कंटेंट डिटेल में ही मिलेगा। क्लास से आपको डिटेल अच्छे तरह से ही चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बार कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले फेस क्या होता है। फेस क्या होता है तो कल ही बताए थे, फेस मतलब जैसे हमको आप सामने देख रहे हैं तो यही क्या हो जाएगा, मेरा पूरा यही क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, मेरा फेस हो जाएगा। यानी कि दीवार का वह सरफेस जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, जो मौसम के कांटेक्ट में रहता है। यह दीवार की सतह वह सतह है जो मौसम के संपर्क में रहता है। सिंपल से कह दें तो दीवार बनाए तो दीवार के बाहरी सरफेस, बाहर की तरफ जितना भी सरफेस, उसे कहते हैं हम लोग फेस। उसे क्या कहते हैं, फेस। अगला है बैक। बैक क्या होता है, दीवार की आंतरिक सतह, घर के अंदर वाला सतह है ना, जो मौसम के संपर्क में नहीं होती, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बैक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बैक कहते हैं। समझ आ रहा है। अब देखिएगा फेस और बैक, जैसे कि आप नक्शा वगैरह पढ़े होंगे तो घर का यदि प्लान हम बना दें, एक क्या बना दे, हम प्लान बनाते। देखिएगा एक क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया, एक प्लान हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो प्लान हो गया तो हम कहें कि मतलब एक काला वाला क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो मौसम के कांटेक्ट में ना काला वाला, तो सारा फेस हो जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा। सर बैक क्या होगा, तो कहेंगे सर जो एक कलर वाला है ना, तो कहेंगे सर हरा कलर वाला सारा क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, है ना। अंदर है, देखिए ये मौसम के संपर्क में आएगा ही नहीं, अंदर है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक दीवार में एक फेस होगा एक बैक होगा, ऐसा नहीं है। एक दीवार ऐसा भी है जो फेस और बैक दोनों होगा उसी में, सॉरी उसी दोनों क्या होगा, बैक ही होगा। जैसे इस दीवार को देखिए, इसको भी बैक ही कहेंगे, इसको भी बैक ही कहेंगे, क्योंकि घर के अंदर है, दोनों इसमें क्या है, बैक ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि कहना है चाहते हैं कि कोई दीवार ऐसा नहीं है कि हर एक दीवार में फेस और बैक होंगे, बिल्कुल नहीं। इस दीवार को देखेंगे सिर्फ बैक ही मिल रहा है, इसमें एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट होगा ही नहीं। इस दीवार को देखिए, इसमें भी बैक ही बैक मिल रहा है, समझ पा रहे हैं। लेकिन जो बाहर का दीवार है ना, उसमें फेस और बैक दोनों मिलेगा। हम कहेंगे सुंदर, आपको दिखाना है कि सुंदर लगेगा, मेरा घर क्या लगे, सुंदर लगे देखने में। तो कैसा, सब फेस को अच्छा रखेंगे। किसको अच्छा रखेंगे, फेस को क्या रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो आपके घर की सुंदरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। देखिएगा हम कहते हैं कि खराब क्या होगा, जल्दी से खराब क्या होगा, फेस खराब होगा कि बैक खराब होगा। तो आप कहेंगे सर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में फेस है ना, तो जल्दी खराब फेस होगा। यानी मजबूत मटेरियल हम फेस में यूज करेंगे और कमजोर मटेरियल हम बैक में यूज करेंगे। यदि कमजोर मजबूत मटेरियल यूज करते हैं तब फेस में मजबूत मटेरियल और बैक में कमजोर मटेरियल। इसी के साथ साथ जो मटेरियल होता है, देखिएगा फेस क्या होता है, फेस क्या होता है ना, फेस सतह है। फेस क्या है आपका, सतह है। लेकिन फेसिंग क्या है ना। आप कहेंगे सर फेस और फेसिंग, तो सर फेसिंग जो होता है ना, मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल, यानी वैसा मटेरियल जो हम फेस में यूज किए हैं उसे कहते हैं फेसिंग। यानी
फेस में जो मटेरियल यूज हुआ है उसे कहते हैं हम लोग क्या, उसे कहते हैं फेसिंग। देखते हैं क्या कर रहा है भाई, फेसिंग क्या कर रहा है, दीवार के फेस, चेहरा मतलब फेस, तो दीवार के फेस में उपयोग किए जाने वाले मटेरियल को क्या कहते हैं, फेसिंग कहते हैं। सिंपल समझ आ रहा है, फेस सतह मतलब एक्सटर्नल सतह है ना, फेस मतलब जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा वो सतह फेस, लेकिन फेसिंग मतलब जो मटेरियल यूज हुआ। जैसे कि आप हमको देख रहे हैं तो क्या है, मेरा फेस है, क्या है, फेस है, लेकिन मेरा ब्याह होगा तो लगाया जाएगा ना गोरा होने के लिए, तब कहेंगे फेसिंग, वो मटेरियल जो लगा है, ठीक है। तो जो मटेरियल लगा है उसे कहेंगे होता है ना फेशियल वगैरह होता है, समझ पा रहे हैं, तो मटेरियल को कहेंगे जो सफेद करने के लिए लगेगा वो मटेरियल फेसिंग, नॉर्मल फेस दिख रहा है, ठीक है। तो सर इसी तरह बैकिंग भी हो जाएगा, इसी तरह क्या हो जाएगा, बैकिंग भी हो जाएगा। जैसे बैकिंग यहाँ नहीं लिखा लेकिन आप समझ पा रहे हैं, बैकिंग नहीं लिखा मतलब समझ पा रहे हैं, बैकिंग मतलब दीवार के बैक में, बैक मतलब जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होता, तो दीवार के है ना, दीवार के आंतरिक सतह का या दीवार के बैक में जो मटेरियल यूज हुआ रहेगा उसे कहेंगे हम बैकिंग। अब देखिएगा फेसिंग और बैकिंग हो गया, यहाँ समझिए हम कह दे रहे हैं, हम क्या क्या कह दे रहे हैं कि एक ये दीवार है, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर लीजिए कि सर ये आउटर है ना, ये आउटर पोर्शन है। आउटर मतलब हम क्या कहेंगे सर, ये फेस है। आउटर मतलब क्या कहेंगे, ये फेस है। ये क्या है, इंटर है ना सर, ये इनर सरफेस है। ये क्या है, इनर है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक कहते हैं। तो फेस बैक हो गया। अब देखिएगा हम लाल कलर से फेस को मतलब पॉइंट कर रहे हैं, देखिए ए क्या हो जाएगा, फेस, देखिए बाहर की तरफ है मटेरियल हो जाएगा फेसिंग, है ना, फेस या फेसिंग, फेस या फेसिंग, फेस या फेसिंग, तो दिख रहा है बाहर की तरफ, ये सारा क्या हो जाएगा, फेस या फेसिंग। हरा कलर से या कदम कि काला कलर, नीला कलर से हम बैक को दिखा रहे हैं या बैकिंग को, देखिए बैक, बैकिंग, बैक, बैकिंग, बैक, बैकिंग, बैक, बैकिंग। अब बताइए फेस और बैक के बीच में कुछ बच रहा है क्या, बिल्कुल बच रहा है सर। सर फेस और बैक के बीच में भी कुछ बच रहा है, देखिए फेस, सर ये तो हो गया फेस, ये हो गया बैक, ए क्या है, ए, तो कहेंगे सर इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग हार्टिंग। बीच में है भाई, हर्ट कहाँ होता है, दिल में होता है, हर्ट कहाँ होता है आपका, दिल में होता है, तो इसे कहते हैं हम हार्टिंग। देखिए ए हार्टिंग, हार्टिंग, ए छोटो छोटो से जो फेस और बैक के बीच में, फेसिंग मटेरियल और बैकिंग के बीच में एक क्या है, हार्टिंग, है ना, हार्ट मतलब क्या होता है, अंदर होता है, तो ये होता है सर हार्टिंग। समझ पा रहे हैं, ये क्या है, सारे के सारे क्या है आपके, जो न बाहर है ना अंदर है, तो इसे कहते हैं हम लोग हार्टिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हार्टिंग कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए यही लिख रहा है आपका हार्टिंग, कि फेसिंग और बैकिंग के बीच दीवार की आंतरिक भाग हार्टिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है, दिल। अब देखिएगा एक इसमें क्या है भाई, एक चौड़ाई देख रहा है, मतलब कद की मोटाई देख रहा है, एक पत्थर की दीवार का क्या देख रहा है, मोटाई देख रहा है ना, और ये बहुत लंबा जाएगा। और हम बता दें कि फेस, फेसिंग, बैक, बैकिंग, हर्टिंग, ये कहाँ आता है आपका, ये ब्रिक मशीनरी में भी मिलेगा। कल यूज हुआ था ना, फेस का यूज हुआ ना, तो ब्रिक मशीनरी में भी मिलेगा। ब्रिक मशीनरी का वह सरफेस जो वायुमंडल कांटेक्ट में रहता है, फेस। ब्रिक मशीनरी का वह मटेरियल जो वायुमंडल के कांटेक्ट में रहता है, फेसिंग। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। और उसके बाद बताइए परपेंड कल यूज हुआ था कि नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था सर, परपेंड कल यूज हुआ था कि दीवार में, इस चिनाई के दीवार में एकांतर कोर्स का, चिनाई के दीवार में, अब वो चिनाई स्टोन का हो या ब्रिक का हो, चिनाई के दीवार में एकांतर रद्दों का वर्टिकल ज्वाइंट एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए और एक काल्पनिक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, परपेंड। यह दीवार के फेस पर वह ऊर्ध्वाधर ज्वाइंट है जो वैकल्पिक कोर्स यानी अल्टरनेट कोर्स है ना, में ऊर्ध्वाधर ज्वाइंट के सीधे ऊपर होता है। बस तोड़ मरोड़ के दूसरे तरह से बोला है, ठीक है सर। सर एक इसमें टर्म आता है थ्रू स्टोन आता है, क्या आता है आपका, थ्रू स्टोन। अब देखिएगा थ्रू स्टोन क्या होता है, अब इसमें आपको एक ऐसा सरफेस दिखेगा, इसमें आपको एक ऐसा सरफेस दिखेगा जो दीवार की पूरी मोटाई में होगा। जैसे देखिए इसको देखिए, ये दीवार की पूरी मोटाई में है कि नहीं, बिल्कुल है सर, दीवार की पूरी मोटाई में। जैसे कि और कहीं मिलेगा क्या, और कहीं मिलेगा, और नहीं है, थ्रू स्टोन है ना, और नहीं मिल रहा है दीवार की पूरी मोटाई में। तो सर दीवार के जो पूरी मोटाई में मिलता है उसे कहते हैं थ्रू स्टोन। क्या करा है, थ्रू स्टोन एक स्टोन हेडर है। थ्रू स्टोन क्या है, स्टोन हेडर, मतलब कि आपको जब सामने देखेंगे तो हेडर ही दिखाई देगा, छोटा पोर्शन है ना, क्या दिखाई देगा, हेडर दिखाई देगा। हाँ, थ्रू स्टोन एक स्टोन हेडर है
थ्रू स्टोन्स को दीवार के आर पार एक नियमित अंतराल पर रखा जाता है ना। तो दीवार के आर पार देखिए, दीवार के इस तरफ से पूरा एक ही पीस है ना, एक ही पीस रखा जाता है, थ्रू स्टोन कहते हैं। कितना कितना दूरी पर रखें, तो रखते हैं हम लोग, दूरी कितना रखते हैं इसका, थ्रू स्टोन का जो दूरी होता है वो 60 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर वर्टिकल, कहीं कहीं 60 से 75 भी देता है, तो 60 से 90 सेंटीमीटर वर्टिकल डिस्टेंस पे रखते हैं, है ना। कितना डिस्टेंस पे रखेंगे भाई, 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ रखे, फिर 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर वर्टिकल डिस्टेंस पे रखेंगे। इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ मिलता है ना। इसे स्टोन मेसनरी में क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है। और थ्रू स्टोन ब्रिक मेसनरी में यूज नहीं होता है, थ्रू स्टोन हमेशा स्टोन मेसनरी में यूज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सर सील क्या होता है, आपको दिख रहा है सील क्या होता है। लिंटल तो आप जानते हैं क्या होता है, तो लिंटल का छोटा भाई होता है, क्या होता है आपका, सील। लिंटल का क्या होता है, छोटा भाई होता है, जिसे कहते हैं हम लोग सील। अब ये लिंटल का छोटा भाई क्यों हुआ, चलिए इसको समझते हैं कि लिंटल का छोटा भाई हुआ क्यों। अब देखिएगा, जैसे कि लिंटल कहाँ यूज होता था, चलिए उससे हमसे मतलब नहीं, कहीं यूज हो। एक क्या हो जाएगा आपका छत, एक क्या हो जाएगा आपका छत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक क्या हो जाएगा आपका छत हो जाएगा। अब देखिए, तो अब इसमें खिड़की लगाना, मान ले रहे हैं खिड़की लगा दी, मान लिए क्या लगा दिए, खिड़की। देखिए एक क्या हो जाएगा आपका, खिड़की हो जाएगा। और जब खिड़की है ना, अब जानते हैं खिड़की के ऊपर ही हम क्या लगाते हैं सर, लिंटल। खिड़की के ऊपर क्या लगाते हैं, लिंटल। अब खिड़की के देखिए, खिड़की के नीचे तो लोड आएगा नहीं, खिड़की के नीचे तो भाई लोड नहीं है ना, क्योंकि ऊपर का सारा लोड किनारे पर चला जाता है, ये नीचे वाला लोड, नीचे तो लोड रहता ही नहीं है। जब नीचे लोड नहीं रहता है तो लोड ही नहीं रहेगा, तो ऊपर से इसको कोई दबाएगा नहीं, है ना। तो क्या करता है, यहीं से क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। दीवार है आपका, जो क्रैक हो रहा है वो क्या है आपका, दीवार है, क्योंकि नीचे लोड ही नहीं है ना। क्योंकि भाई उस देखिए, इसके ऊपर का लोड, इसके ऊपर का लोड तो इधर चला जाएगा, इसके ऊपर का लोड किनारों पे जाएगा, इसके ऊपर का लोड किनारों पे, और ये तो इधर चला जाएगा, इधर। लेकिन इसके नीचे कहाँ लोड आ रहा है भाई, क्योंकि इसके ऊपर तो खिड़की है, इसके नीचे ये जो यहाँ चिनाई हुए हैं सब, यहाँ तो लोड ही नहीं ना आएगा, क्योंकि उसके ऊपर खिड़की है। जब लोड नहीं आएगा तो ऊपर से उसको कोई दबाएगा नहीं, ऊपर से जब उसको कोई दबाएगा नहीं तो वहां से क्या कर जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो उसी क्रैक से बचने के लिए क्या करते हैं, इसी क्रैक से हम बचने के, भाई क्रैक ना हो इसके लिए क्या करते हैं, क्रैक ना हो इसके लिए क्या करते हैं भाई, इसी के नीचे, है ना, क्रैक ना हो इसके लिए क्या करते हैं, यहीं पर हम डाल देते हैं क्या, सॉरी, और थोड़ा मिटा देते हैं इसमें ना, और इसको मिटा देते हैं, तब समझ आएगा। चलो ये मिट जाओ, ठीक है। यहीं पे क्या डाल देते हैं, ऐसा सिर्फ क्या है भाई, वही है, लिंटल की तरह है, लेकिन खिड़की के निचले पोर्शन में। भाई लिंटल की तरह है, लेकिन खिड़की के क्या है आपका, निचले पोर्शन में है, ठीक है, खिड़की के निचले पोर्शन में। तो इसे ही क्या कहते हैं, सील कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सील कहते हैं। और इसे आपको पता है लिंटल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लिंटल। अब बताइए, अब नीचे लोड नहीं है तो क्या दिक्कत है भाई, नीचे लोड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से लोड आया इधर गया, अब इधर से लोड यहाँ आ रहा है, यहाँ से लोड यहाँ आ रहा है, तो जैसे ही लोड इस पे आएगा तो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, ईंटें हो जाएंगी, दब जाएंगी, और क्रैक नहीं आएगा। तो यही है आपका सील। भाई दरवाजे में भी सील होता है, बिल्कुल, लेकिन सील का मतलब अभी यही समझिए, दरवाजा में जो सील होता है उसको हम इस समय नहीं बना रहे हैं, दरवाजे वाला सील से हमको कोई मतलब नहीं है आजकल, है ना। जैसे कहेंगे दरवाजा कैसा होता है ऐसा, बाकी हम दरवाजा भी पढ़ेंगे, ठीक है, छूटेगा कुछ भी नहीं, और इसी तरह पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक हम इसी तरह पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, यही है दरवाजा, तो दरवाजा के इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं सील, है ना, इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, सील कहते हैं। लेकिन दरवाजे में आजकल सील को हटा दिया गया, देखते नहीं होंगे सील, है ना, सिर्फ सिंपल होता है, दरवाजे में सील को क्या कर दिया गया, आजकल हटा दिया गया, तो दरवाजा आपको ऐसा मिलता होगा। अपने घर में देखिए, क्या नीचे चौकट है, क्या नहीं है। अब दरवाजे में नीचे देखेंगे तो चौकट नहीं है, लेकिन खिड़की में देखिए ऊपर भी चौकट होगा, नीचे भी चौकट होगा, है ना, सिंपल तरीका है समझने का। तो चौकट सील नहीं होता, समझाने का तरीका बता रहे हैं। इस समय जो बैठे हैं प्रेजेंट टाइम में आपको दिख जाएगा, क्योंकि सील और लिंटल नहीं दिखता है, चौकट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि सील और लिंटल प्लास्टर में ढका रहता है ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, ए वाला हो जाएगा आपका। सील क्या होता है, देखिए सील क्या होता है भाई, सील क्या होता है, दरवाजे या खिड़की के खुले हिस्से की निचली सतह को सील के रूप में जाना जाता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यही सील है, यही सील है, समझ पा रहे हैं, यही क्या हो जाएगा आपका, सील हो जाएगा। चलिए भाई, यही क्या हो जाएगा आपका, सील हो जाएगा।
दिख रहा है सफेद कलर, यही क्या हो जाएगा आपका सील हो जाएगा। ठीक है, हाँ यही क्या हो जाएगा आपका सील हो जाएगा खिड़की के निचला सतह। अब सील का क्या है देखते हैं, सील के बारे में कुछ चीजें, क्योंकि लिंटर वगैरह के बारे में तो पहले देख चुके हैं, सील के बारे में देखते हैं, अनुज समझिएगा। सील इस प्रकार की है ना, एक प्रकार की ईंट, पत्थर, कंक्रीट या लकड़ी का क्षैतिज सदस्य, ईंट का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, या फिर कंक्रीट का क्षैतिज सदस्य होता है, जो ओपनिंग के वर्टिकल सदस्यों को समर्थन देने के लिए प्रदान किया जाता है। सर ओपनिंग मतलब जहां दरवाजा और खिड़की लगाते हैं उसे, दरवाजा हो जाए, खिड़की हो जाए, रोशनदान हो जाए, उसे ओपनिंग कहते हैं। तो सर सील पे ही तो देखिए चौकट वर्टिकल सरफेस आकर रुक रहा है, सील पे ही तो आकर रुक रहा है, तो वही कह रहा है कि सदस्य जो ओपनिंग के वर्टिकल सदस्यों को समर्थन देने के लिए प्रदान किया जाता है, इसी पर आकर के सर जो पोस्ट होते हैं, वर्टिकल पोस्ट होते हैं डोर या विंडो के, वहीं पर आकर के रुकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग सील। और देखते हैं क्या कह रहा है भाई, और क्या कह रहा है इसमें, और सील के बारे में क्या कह रहा है। और सील के बारे में कह रहा है, ये सभी क्या कह रहा है, ये सभी भवन के अंदर क्या कह रहा है, ये सभी भवन के अंदर पानी की प्रविष्टि को रोकता है। अब पानी की प्रविष्टि को कैसे रोकता है भाई, मतलब पानी की प्रविष्टि मतलब पानी जाने से रोकता है। जब सील लगाते हैं ना तो सील को एकदम ऐसा नहीं लगा देते हैं, है ना, सील जो मोटा है कुछ चौड़ा भी है, तो एकदम ऐसा नहीं लगाते हैं, थोड़ा स्लोप देके लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा इसको हम स्लोप देके लगाते हैं। अब बताइए जब स्लोप देके लगाएंगे तो पानी जाते ही कहाँ गिर जाएगा, बाहर की तरफ गिर जाएगा, अंदर की तरफ पानी नहीं जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि ये भवन के अंदर पानी की प्रविष्टि को रोकता है, नहीं पानी को प्रवेश करने से रोकता है। कौन रोकता है, सील रोकता है, याद रखिएगा। अगला है लिंटल। चूंकि लिंटल के बारे में आप तो जानते हैं, लिंटल का टेंशन है नहीं, लेकिन हम सारा स्टोन का लगा रहे हैं। देख रहे हैं किसका लगा रहे हैं, स्टोन का, क्योंकि हम स्टोन मशीनरी के अंदर पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं ना, स्टोन का लगाएं, क्यों, क्योंकि स्टोन मशीनरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं इसको। अब लिंटल क्या है, यह पत्थर, ईंट, लकड़ी, स्टील या आरसीसी का क्षैतिज सदस्य, जो कि हम लिंटल में देख चुके हैं, जिसका उपयोग ओपनिंग के ऊपर मशीनरी और सुपर इम्पोज लोड का समर्थन करने के लिए किया जाता है, वही इसका यूज करते हैं। बाकी आप जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर प्लिंथ क्या होता है, देखते हैं भाई। प्लिंथ पत्थर या ईंट की हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग एरिया होती है। देखिएगा ये भी ईंट या पत्थर की, यानी दोनों में हम प्लिंथ का यूज कर लेंगे। ब्रिक मशीनरी में भी आप पढ़ सकते हैं, स्टोन मशीनरी में भी आप पढ़ सकते हैं। प्लिंथ पत्थर या ईंट की हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग कोर्स होती है, जो जमीन के स्तर से ऊपर दीवार के आधार पर प्रदान की जाती है। प्लिंथ ग्राउंड फ्लोर के स्तर को प्राकृतिक ग्राउंड लेवल के ऊपर प्लिंथ ग्राउंड फ्लोर के लेवल को नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाता है। अब प्लिंथ क्या होता है समझते हैं। अब प्लिंथ क्या होता है इसको हम समझ देते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे ये होता है आपका नॉर्मल जमीन, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल जमीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल जमीन हो जाएगा। ठीक है भाई, नॉर्मल जमीन है। अब इस नॉर्मल जमीन पे आप क्या बनाएंगे, अपना प्यारा सा एक घर बना रहे हैं, आपकी जॉब लग गई है ना, आप प्यारा सा क्या बनाएंगे, एक घर बनाएंगे। अब बताइए, अब प्यारा सा घर बनाएंगे तो जो जमीन है भाई, नेचुरल ग्राउंड लेवल, प्राकृतिक भूमि तल, वही तो बोल रहा है ना, प्राकृतिक भूमि तल, प्राकृतिक ग्राउंड लेवल का रहा है कि नहीं, वो NSL है। ठीक है, नेचुरल ग्राउंड लेवल, वो क्या चीज है आपका, नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है ना, नेचुरल ग्राउंड लेवल हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब बताइए एक बात बताइए, क्या आप इसी पर, क्या आप यहीं फर्श बना देंगे, क्या फर्श है ना जहां रहता है, क्या यहीं पर फर्श बना देंगे, नहीं, वहां कोई फर्श नहीं बनाता है। कहाँ फर्श बनता है भाई, अब देखिएगा फर्श क्या होता है कि भाई यहाँ बनता है थोड़ा ऊपर। अब देखिए ना, आपके घर के आगे जो खरंजा होगा, है ना, आपके घर के आगे जो रोड होगा, खरंजा हो या खाली सरफेस होगा, चक रोड होगा, जो भी होगा, उससे जो फर्श का लेवल होता है ना, उससे जो फर्श का लेवल होता है ऊपर ही होता है। उससे जो फर्श का लेवल होता है, जो ग्राउंड लेवल होता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, उससे फर्श का ऊपर होता है। ठीक है, तो अब बताइएगा, जब ऊपर है तो ये हो जाएगा प्लिंथ लेवल, इसे कहते हैं हम लोग प्लिंथ लेवल, और इसे क्या कहेंगे, ग्राउंड लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल या ग्राउंड लेवल। ठीक है, जब जहां फर्श बनता है उसे कहते हैं प्लिंथ लेवल, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लिंथ लेवल कहते हैं। जब बाहर से देखेंगे तो कहेंगे प्लिंथ लेवल, और इसी को अंदर से देखेंगे तो कहेंगे फ्लोर लेवल।
इसी को अंदर से देखेंगे तो क्या कहेंगे, फ्लोर लेवल कहेंगे। इसी को अंदर से देखेंगे तो कहेंगे फ्लोर लेवल, इसी फर्श वाले को। और बाहर से देखेंगे तो कहेंगे प्लिंथ लेवल। यानी हम कह सकते हैं प्लिंथ लेवल फ्लोर लेवल एक ही लेवल है ना, एक ही ऊंचाई पे होता है। या फिर आप कह सकते हैं फ्लोर कहाँ किस लेवल पे बनता है, प्लिंथ लेवल पे बनता है। प्लिंथ लेवल कहाँ बनता है, फ्लोर लेवल पे। देखिएगा थोड़ा सा अंतर है, एक ग्राउंड लेवल, ये हो गया प्लिंथ लेवल। और ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक जाने के लिए जो हम चिनाई करते हैं ना, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक जाने के लिए, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक जाने के लिए जो हम चिनाई करते हैं, इसे ही कहते हैं प्लिंथ। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही कहते हैं प्लिंथ। ग्राउंड लेवल से फ्लोर लेवल तक जाने के लिए जो चिनाई करते हैं उसे ही कहते हैं हम लोग क्या, उसे ही कहते हैं प्लिंथ। उसे ही क्या कहते हैं, प्लिंथ कहते हैं। समझ रहे हैं, है ना? बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हैं ना? तो ये हो जाएगा आपका प्लिंथ, और यही आपका पूछ रहा था प्लिंथ। अब ये ग्राउंड लेवल, अब क्या, अब यहाँ जीएल से पीएल पे जाने के लिए क्या बनाते हैं, एक हम सीढ़ी बनाते हैं। देखिए यही तो सीढ़ी बन जाएगा ना, सीढ़ी बन जाएगा। इसी पे आप चलेंगे, है ना, आपके लड़के वगैरह होंगे इसी पर दौड़ेंगे सब। तो क्यों बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा? अब देखिए अब पढ़ देते हैं जो दिया है। प्लिंथ पत्थर या ईंट की हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग कोर्स होता है। अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग कोर्स, देखो प्लिंथ मतलब कोर्स ही तो है, हॉरिजॉन्टल कोर्स होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कोर्स देखिए, एक जो प्लिंथ लेवल है हॉरिजॉन्टल कोर्स ही तो है, हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। और क्या कर रहा है, जो जमीन के स्तर से, देखिए जो जमीन के स्तर से मतलब जमीन के लेवल से ऊपर दीवार के आधार पर प्रदान की जाती है। दीवार के आधार मतलब सर, मतलब ये कहना चाहता है अब यहीं से दीवार पर शुरू होगा। दीवार मतलब जो दिखाई देने वाला, दीवार मतलब सुपर स्ट्रक्चर वाल की बात कर रहा है, सुपर स्ट्रक्चर वाल की, है ना। और इधर यहाँ तक हम मान लेंगे, नीचे जो भी जा रहा है वो फाउंडेशन मान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आधार प्रदान की जाती है। प्लिंथ ग्राउंड फ्लोर के स्तर को, है ना, ऊपर उठाता है, ये हम देख चुके हैं। जो प्लिंथ होता है वो क्या करता है, वो जो प्लिंथ होता है वो जीएल से ऊपर उठा देता है ग्राउंड फ्लोर को, ठीक है। अब इससे कई फायदे हैं ऊपर बनने का। सर पहला फायदा क्या होता है भाई, जीएल से हम पीएल ऊपर बनाए क्यों, क्योंकि भाई पानी वगैरह ना घुसे। अब बताए यही फर्श बना देंगे आप तो पानी घुसेगा। इनकेस यही आप फर्श बना देंगे एक किसी रीजन से, भाई अब देखेंगे रोड हमेशा ऊपर उठता रहता है, एक किसी रीजन से ऊपर उठा फिर आपका घर अंडर नीचे चला जाएगा, पानी घुस जाएंगे, कीड़े मकोड़े घुस जाएंगे, धूल धक्कर अंदर ना जाए। इसीलिए प्लिंथ को या फर्श को ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा क्या बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं, ठीक है। बाकी ये तो आपका एलिवेशन दिख रहा है। यदि हम आपको ओ दिखाएं, ओ मतलब क्या, यदि हम आपको दिखाएं क्या, यदि हम आपको 3D दिखाएं, यदि हम आपको 3D दिखाएं तो 3D में जो पहला सेंटेंस बोल रहा था वो सेंटेंस आपका क्लियर होगा। कह रहा है ना 3D में जो पहला सेंटेंस बोल रहा था प्रोजेक्टिंग एरिया वाला, वो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। वो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ठीक है सर। ये देखिएगा जो काला वाला है वो दीवार है, जो काला वाला है ना वो क्या हो जाएगा आपका, दीवार हो जाएगा, ठीक है। काला वाला जो हो जाएगा वो क्या है, दीवार है। यहाँ देखिएगा, दिख रहा है आपको। यानी यहां से जो कह रहा था वो देखिए, यहाँ क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि यह प्लिंथ, यह प्लिंथ जो कर रहा है पत्थर या ईंट की हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग कोर्स होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल कोर्स तो है हॉरिजॉन्टल, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ना, यहाँ तक आपका है प्लिंथ, यहीं तक क्या मिलेगा आपको, प्लिंथ मिलेगा। और यहाँ से फिर दीवार शुरू होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो लिख रहा है तो उसकी बात बता रहे हैं। सर सारा क्लास यूट्यूब पर है, करवाइए। सारा क्लास तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब देखिएगा, है ना। अब देखते हैं उसके बाद देखिए एक प्लिंथ लेवल हो जाएगा। तो वही करा कि थोड़ा सा बाहर निकला था। देखिए दीवार से थोड़ा सा बाहर निकला है ना, आपको देखिए दीवार से क्या निकला है, बाहर निकला है, दीवार से बाहर निकला। अब इसका बनाने के कई तरीके होते हैं, इसके बनाने के क्या होते हैं, कई तरीके। तो कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसा ही बनाएं, हम ऐसा ही बना सकते हैं। ऐसा मतलब कैसा कि सर एक हम कंक्रीट का हम बेस दिए, उसके बाद प्लिंथ बना दिए, समझ पा रहे हैं।
प्लिंथ के बाद हम लोग दीवार बना दिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा खसके दें, खसका बहुत ज्यादा देना मतलब ऐसा नहीं कसम ही खाएं। बाकी ये जानते हैं इसकी ऊंचाई को ही प्लिंथ कहते हैं, इसकी ऊंचाई को कहेंगे प्लिंथ, और ये जहां रखे हैं इसे कहेंगे ग्राउंड लेवल, इसे सॉरी मतलब जमीन जहां रहेगा, जहां जमीन शुरू होगा, क्योंकि ये तो नीचे रहता है तो कहेंगे हम लोग ग्राउंड लेवल। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड ऑफ प्लिंथ ऊंचाई, और जहां फर्श बनाएंगे उसे कहेंगे हम लोग फ्लोर लेवल। अंदर से देखेंगे बाहर देखेंगे तो प्लिंथ लेवल। अब ये ग्राउंड लेवल कहीं भी हो सकता है, ग्राउंड लेवल यहाँ रहेगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। यहाँ ग्राउंड लेवल हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। ये GL कह देंगे हम इसे, और इसे हम PL कह देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लंबा खींच दिया है ना, थोड़ा सा क्या खींच दिया हम, लंबा खींच दिए। चलिए आगे देखते। प्लिंथ समझ आया, प्लिंथ के साथ साथ को प्लिंथ लेवल भी समझ आया होगा, फ्लोर लेवल भी समझ आया होगा। इसके साथ साथ ये भी समझ आएगा प्लिंथ हम लोग ग्राउंड फ्लोर से ऊपर देते क्यों हैं। आगे देखेंगे स्ट्रिंग कोर्स। अब स्ट्रिंग कोर्स भौकाल के लिए बनाएंगे, मतलब सुंदर लगने के लिए क्या बनाया जाता है, स्ट्रिंग कोर्स, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये कुछ काम भी करता है भाई, सुंदरता अपने जगह है, सुंदर तो लगना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम इसका यूज कर लेते हैं, इसका हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। कहाँ यूज हो रहा है देखते हैं भाई, देखते हैं कि इसका यूज कहाँ हो रहा है। देखिएगा स्ट्रिंग कोर्स, अब ये जो दिख रहा है ये वाला चीज, ये जो दिख रहा है बाहर निकला हुआ, ये बाहर निकला हुआ दिख रहा है ना, इसे कहते हैं स्ट्रिंग कोर्स। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कोर्स। ये छत है भाई, अंदर तो पूरा छत होगा, लेकिन बाहर देखिए थोड़ा सा बाहर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, बाहर निकालने की जरूरत क्यों पड़ते हैं। यह मशीनरी का निरंतर क्षैतिज कोर्स है। मतलब मशीनरी मतलब है स्टोन मशीनरी में भी मिल जाएगा आपको, ब्रिक मशीनरी में भी मिल जाएगा। यह मशीनरी का निरंतर क्षैतिज कोर्स, निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूअस हॉरिजेंटल कोर्स। देखिए कॉन्टिन्यूअस ही तो है, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, कॉन्टिन्यूअस हॉरिजेंटल कोर्स होता है, जो दीवार के फेस से वर्षा के पानी को गिरने के लिए प्रोजेक्ट होता है। हिंदी देखिएगा, प्रक्षिप्त मतलब प्रोजेक्ट, मतलब क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट होता है मतलब थोड़ा सा, जब भी प्रोजेक्ट होना तो समझिए थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। जैसे इसमें देखिए हॉरिजेंटल प्रोजेक्टिंग कोर्स, तो अभी बताए थे ना, देखिए थोड़ा सा बाहर निकला था, इसे खसका कहते हैं, वो हम फाउंडेशन में पढ़ेंगे, है ना। तो कह रहा है कि जो दीवार के फेस से, देखिए दीवार का जो दिख रहा है फेस कहेंगे, फेस से वर्षा के पानी को गिराने के लिए, वर्षा के पानी को गिराने के लिए क्या होता है भाई, प्रक्षिप्त होता है, यानी थोड़ा सा बाहर प्रोजेक्ट होता है, थोड़ा सा बाहर निकला होता है। आप देख पा रहे हैं हल्का सा बाहर निकला है कि नहीं निकला, हल्का सा बाहर निकला है कि नहीं निकला है, बिल्कुल निकला है। अब दीवार के पानी को क्यों कैसे मतलब कि गिराता है, इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ बारिश का पानी बौछार मारा, यहाँ बारिश, यहाँ कहीं भी बारिश का पानी आया, बारिश का पानी आया। अबे बारिश का पानी आता 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 और एकदम नीचे तक पूरे दीवार पे सटता हुआ, पूरे दीवार को रगड़ता हुआ आता, इससे पूरे दीवार क्या हो जाता है आपका खराब हो जाता। अब क्या होगा, अब जैसे बारिश का पानी इस पे आएगा यहाँ पे, उसके बाद स्ट्रिंग कोर्स पे आएगा, और स्ट्रिंग कोर्स क्या होता है बाहर की तरफ निकला रहता है। स्ट्रिंग कोर्स क्या होता है बाहर की तरफ निकला रहता है, और इसी स्ट्रिंग कोर्स पे बाहर की तरफ जो निकला है वहीं से पानी क्या हो जाएगा, जैसे कि ऐसा बाहर की तरफ निकला, अब पानी यहाँ आया फिर यहाँ से आया, इसमें बनाए रहते हैं वैसा सिस्टम, कट दिए रहते हैं, पानी जैसे यहाँ आया यहीं से पट पट नीचे गिर जाएगा, है ना, दीवार अपना अपना क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। इसी तरह का कुछ यूज हम कोपिंग में भी करते हैं, ठीक है, समझ आया। कॉन्टिन्यूअस हॉरिजेंटल कोर्स होता है, फेस पे दिखता है, बैक पे कभी नहीं बनाएंगे, फेस पे बनाएंगे, और थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है। कितना प्रोजेक्ट होता है उसका अमाउंट नहीं दिया, करता क्या है, बारिश के पानी को गिराता है ना। और कहाँ बनाते हैं इसको, आमतौर पे हर मंजिल है और सी लेवल पर प्रदान किया जाता है भाई, जहां मंजिल मतलब हर एक मतलब कि छत, फ्लोर छत के लेवल पे है ना, बाहर देख कर रहे थे ना अंदर छत है, और सी लेवल पे, प्रत्येक सी लेवल पे इसको क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं, प्रत्येक सी लेवल, और सर हर मंजिल मतलब हर मंजिल के, और मतलब कि प्रत्येक छत पे और सी लेवल पे इसको क्या करते हैं बनाते हैं। अभी हम देखे थे एक नाम हम यूज किए हैं भाई, कोपिंग। तो देखिए इसे ही कहते हैं हम लोग कोपिंग, इसे ही कहते हैं, इसे कहते हैं कोपिंग। और ये जो कोपिंग पे पत्थर यूज हुआ है उसे हम कहते हैं कोपस्टोन, उसे क्या कहते हैं, कोपस्टोन। तो कोपिंग और कोपस्टोन सबसे ऊपर का पत्थर होता है। कौन सा पत्थर होता है भाई, सबसे ऊपर का पत्थर होता है। सबसे क्या होता है आपका ऊपर का पत्थर को कहते हैं हम लोग कोपिंग, और ऊपर पत्थर जो यूज होता है उसे कहते हैं कोपस्टोन। ये सबको दबा के रखता है। अब इसका यूज क्या है आगे हम पढ़ेंगे, या तो
हो सकता है इसी, हाँ इसी में पढ़ेंगे, डोंट वरी, इसी में पढ़ेंगे, बाकी वो कोप स्टोन बताना था। चलिए आगे देखते हैं। प्लिंथ हो गया, स्ट्रिंग कोर्स हो गया, जेम्स क्या होता है, जेम्स। तो अभी हम बताए थे आपको जेम्स क्या होता है। अभी देखिए दो चीजें बताएं, जो खिड़की के ऊपर लगता है उसे लिंटर बनाते हैं, लिंटर कहते हैं। जो नीचे लगता है उसे हम कहते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। जो खिड़की के ऊपर लगता है उसे हम कहते हैं लिंटर, जो खिड़की के नीचे लगता है उसे हम कहते हैं सील। लिंटल का भी काम जान गए, सील का भी काम जान गए। अब लिंटल और सील के किनारे वाला जो पोर्शन होता है वर्टिकल, उसे कहते हैं जेम्स। और इसके मिनिमम थिकनेस कितना होता है, मिनिमम थिकनेस कितना मिलेगा आपको, 20 सेंटीमीटर, है ना। मिनिमम थिकनेस कितना मिलेगा, 20 सेंटीमीटर। अब बताइए ये जो दिख रहा है सरफेस ना, इसे कहते हैं जेम्स कहते हैं। जेम्स क्या होता है भाई, देखते हैं। जेम्स दरवाजे, खिड़की या चिमनी, है ना। चिमनी मतलब क्या कर रहा है भाई, है ना, चिमनी कर रहा है, ठीक है, जिसमें पहले के जमाने में जो यूज होता था, ठीक है, आदि के लिए एक फिनिश्ड ओपनिंग के वर्टिकल सरफेस होता है। सर फिनिश्ड ओपनिंग का क्या होता है, वर्टिकल, दीवार वाला पोर्शन है, दीवार वाला पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, जेम्स कहते हैं। दीवार कोपिंग, ऊपर वाला पत्थर, हाँ ऊपर वाला पत्थर कोपिंग होता है। बाकी हम अभी पढ़ेंगे मुंडेर दीवार, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरापेट वाल। तो पैरापेट वाल में अभी कोपिंग बताएंगे तो कंफर्म हो जाएगा, पैरापेट वाल में अभी कोपिंग बताएंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सर कुछ नहीं होता है, जेम्स क्या है, दरवाजा खिड़की लगाने के लिए जो ओपनिंग छोड़े हैं ना, तो वो जो किनारे वाला पोर्शन छोड़े हैं उसे कहते हैं जेम्स। उसे क्या कहते हैं हम लोग, जेम्स कहते हैं। उसे क्या कह देंगे हम, जेम्स कह देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब रिवील क्या होता है। अब रिवील कुछ नहीं है भाई, ए रहा जेम्स, देखिएगा हम कह देंगे ए रहा जेम्स, ए कह रहा क्या रहा, जेम्स, पूरा सर्कल। हम प्लान बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, है? जब ऊपर देखेंगे तो दीवार ऐसे दिखेगा। चलिए अलग अलग पेज ले रहे हैं। सर हम कह देंगे ए दीवार, प्लान बना रहे हैं, एक क्या हो जाएगा आपका, दीवार हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका, दीवार हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका, दीवार हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका, दीवार हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका, दीवार हो जाएगा। तो इस पूरे सरफेस को क्या कहेंगे भाई, इस पूरे सरफेस को कहेंगे जेम्स। प्लान देख रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम, प्लान बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्लान देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, है ना, प्लान। तो दीवार की मोटाई है ना, एक क्या है भाई, इस यहां से लेकर यहां तक क्या है, एक क्या है, दीवार की मोटाई है ना। जो फिनिश्ड सरफेस है ना, जो फिनिश्ड सरफेस है वही तो जेम्स होता है, वही जेम्स होता है ना। तो एक क्या हो जाएगा आपका, दीवार की मोटाई हो जाएगा, बिल्कुल सर, ये हो जाएगा आपका दीवार की मोटाई। तो इसे कहेंगे, इसे ही कहेंगे सर, काला वाला पोर्शन को जेम्स, बिल्कुल सर, ये सही बात है। लेकिन रिवील क्या है, अब देखिए इसमें चौकट लगाएंगे, बिल्कुल सर। तो हम दो इसमें फेस मान ले रहे हैं, एक को कह दे रहे हैं आउटर, इसे कह दे रहे हैं आउटर, और इसे क्या कह दे रहे हैं, इनर कह रहे हैं। इसे क्या कह रहे हैं, इनर कर रहे हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं चौकट लगाएंगे, तो माना ये चौकट लगा दिए, चौकट ऐसे ही होता है भाई, माना इधर क्या लगा दिए हम, चौकट लगा दिए, चौकट लगा दिए। अब पढ़ लेते हैं। चौकट लगाने के बाद जो बचता है वही क्या कहलाता है, रिवील कहलाता है, वही क्या कहलाता है, रिवील कहलाता है। हाँ, दीज आर द एक्सपोज्ड वर्टिकल सरफेस left on the side of an opening after the door and window frame, frame मतलब चौकट, has been fitted in position। यह वे उजागर, यह उजागर मतलब एक्सपोज, जो बचा हुआ है ना, यह वे उजागर ऊर्ध्वाधर सतह हैं जो उद्घाटन, उद्घाटन मतलब ओपनिंग, इसीलिए हम इसको इंग्लिश में पढ़ रहे थे, ओपनिंग, ओपनिंग के किनारे पर छोड़ दी जाती है जब दरवाजा या खिड़की का फ्रेम स्थिति मतलब पोजीशन में फिट किया जाता है। मतलब हम बता दिए कि दरवाजा खिड़की हो गया। अब जो आउटर वाला पोर्शन बच रहा है ना, अब जो आउटर वाला पोर्शन बच रहा है, आउटर वाला पोर्शन, इसे ही कहेंगे, इसे ही, ये जो आउटर वाला पोर्शन बच रहा है इसे हम कहेंगे रिवील। इसे, ये आउटर वाला जो पोर्शन बच रहा है इसे ही कहेंगे हम लोग रिवील, इसे हम कहेंगे रिवील। समझ रहे हैं, आउटर वाले पोर्शन को कहेंगे। तो क्या होगा कि जेम्स में क्या होता है भाई, दीवार का फिनिश्ड किया हुआ सरफेस, दीवार वो ब्रिक का भी हो सकता है, स्टोन का भी हो सकता है। तो सर
जेम्स में चौकट यानी फ्रेम, दरवाजे खिड़की का फ्रेम लगाने के बाद जो आउटर या एक्सपोज सरफेस, क्योंकि आउटर ही तो एक्सपोज होगा, इनर पे तो कोई मैटर नहीं, वो तो अंदर है, तो आउटर में जो स्पेस बचता है उसे कहते हैं रिवील। अब क्वेश्चन आता है कि यदि दीवार की मोटाई है, ठीक है सर, एक थिकनेस ऑफ वॉल है, एक क्या हो जाएगा आपका थिकनेस ऑफ वॉल हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका थिकनेस ऑफ वॉल हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब देखिए थिकनेस ऑफ वॉल हो जाएगा, यदि हम रिवील आउटर कह देंगे, है ना, यदि हम रिवील को एकदम आउटर पे लगा दें, यदि हम रिवील को आउटर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका आउटर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका इनर हो जाएगा। यदि रिवील को एकदम हम आउटर पे लगा दें, ठीक है, यदि रिवील को एकदम हम आउटर पे लगा दिए, तो सॉरी रिवील को नहीं, यदि हम चौकट को एकदम आउटर पे लगा दिए तो क्या रिवील बचेगा? नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जब एकदम आउटर पर लगा देंगे तो लिख देंगे नो रिवील, स्पेलिंग हमको देखना पड़ेगा रिवील का, REVE, रिवील्स, नो रिवील्स, रिवील्स नहीं है, रिवील्स खत्म हो गया, तो है ना। और कहेगा कि मैक्सिमम रिवील्स कब मिलेगा, तो आप कहेंगे जब एकदम अंदर, जब चौकट को एकदम अंदर की तरफ लगाया जाएगा तो हम मैक्सिमम रिवील मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम रिवील मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे चीजों को। अगला है कोरबल। अब कोरबल क्या है, जैसे देखिए जो छज्जा होता है निकला रहता है, जो छज्जा होता है वो बाहर की तरफ निकला रहता है ना, जो छज्जा होता है वो बाहर की तरफ निकला रहता है। और एक हम बात बता दें कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने है ना, बहुत सालों से हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या है कि कोई भी सिलेबस को हम सबसे पहले देखते हैं ना, तो उसमें से हम इम्पोर्टेंट पोर्शन को उठाते हैं। क्या उठाते हैं? सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पोर्शन को उठाते हैं। जैसे कि मशीनरी में सबसे पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब जैसे भाई ब्रिक मशीनरी पढ़ा दिए, स्टोन मशीनरी पढ़ा दिए, हो सकता है टीपिंग वर्क, मशीनरी में टीपिंग वर्क आता है ना, टीपिंग या पॉइंटिंग आता है, टीपिंग आ जाएगा या फिर पॉइंटिंग आ जाएगा, है ना, टीपिंग वर्क आ जाएगा या फिर पॉइंटिंग वर्क आ जाएगा। तो टीपिंग और पॉइंटिंग को हो सकता है हम न पढ़ाएं, अभी इन दोनों के साथ न पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल देना, बाकी टीपिंग तो पढ़े करेंगे, अभी पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल देना, क्योंकि हमको पता है कि ब्रिक मशीनरी और स्टोन मशीनरी से ज्यादा आते हैं, है ना, तो ब्रिक और स्टोन मशीनरी पढ़ा है, लेकिन हमको पता है कि टीपिंग वर्क या पॉइंटिंग वर्क से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ना मात्र आते हैं, तो क्यों ना उसको होल्ड रख दें और सबसे पहले हम छत को, ट्रस को पढ़ दें, है ना, ट्रस हम पढ़ दें, ट्रस से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, समझ पा रहे हैं? क्यों ना हम सोरिंग को पढ़ दें, क्यों ना इसका फोल्डिंग को पढ़ दें, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको होल्ड पर रखें। बाकी आपके सिलेबस का एक एक पॉइंट, एक एक टर्म को हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन सिलेबस आप मिलाते रहिएगा तो कुछ टॉपिक हम होल्ड पे रखते जाएंगे। जब हम कह देंगे कि सिलेबस कंप्लीट, तब आप कहिएगा कि सर आपने, छन्नी भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे सर आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया। अभी कुछ लेस इंपॉर्टेंट, हम डिप्लोमा पढ़ाते हैं तब भी, ITI को पढ़ाते हैं तब भी, JEE वालों को पढ़ाते हैं उसमें भी, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसमें भी, कुछ टॉपिक को हम होल्ड रख देते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है ना, जो कि क्या है आपका लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन खत्म हम सारा करेंगे, ठीक है। अब ये बात याद क्यों आया? ये बात याद इसलिए आया कि जैसे कोरबल हम पढ़े हैं तो हम बताएं तो छज्जा निकला रहता है, तो देखे होंगे छज्जा में हम कुछ बढ़ाए नहीं है अभी, क्योंकि छज्जा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्च और लिंटल ही है। तो आर्च और लिंटल हम पढ़ाएं, छज्जा को होल्ड पे रखते हैं, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, और सनसेट होता है, ठीक है। तो देखिए जो छज्जा अगर निकला रहता है तो भाई ज्यादा मतलब निकला है तो इसको बेंड होने का डर है, तब बेंड ना हो इसके लिए इसके नीचे क्या देते हैं हम? सपोर्ट देते हैं। इसके नीचे क्या देते हैं हम लोग? सपोर्ट देते हैं। इस सपोर्ट को क्या कहते हैं? कोरबल कहते हैं। इन दोनों सपोर्ट को क्या कहेंगे? कोरबेल कहेंगे, है ना। इसको ही क्या कहते हैं हम लोग? कोरबेल कहेंगे। समझ आ रहा? इसे क्या कह दिए हम लोग? कोरबेल कह दिए। सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब ये फेस, अब क्या बैक पे कभी देंगे कोरबल? नहीं, बैक पे कभी कोरबल नहीं देंगे। अब बताइए ये प्रोजेक्टिंग है कि नहीं? प्रोजेक्ट हुआ है कि नहीं? यानी बाहर की तरफ निकला है कि नहीं? निकला है, तो ये प्रोजेक्टिंग है ना। तो देखिएगा ऐसा कुछ लिखा होगा, पत्थर की मशीनरी में कोरबेल को छत के ट्रस बीम
या यह जो मौसम की छत यानी जो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब छत के भी नीचे लगता है, ऐसा नहीं है भाई, छत बाहर निकला हुआ है, छत बाहर निकला हुआ दीवार को, तो उसके नीचे बना सकते हैं, बहुत ज्यादा बना सकते हैं। पहले के जमाने में बनता था अच्छा, उसी पे हाथी घोड़ा का मुंह वगैरह, हाथी घोड़ा नहीं, हाथी शेर का मुंह वगैरह भी बना देते हैं लोग, है ना। तो कह रहा है कि पत्थर की मशीनरी में कोरबेल को छत के ट्रस, अब ट्रस भी पढ़ेंगे, है ना, तो वहां देख लेंगे, ट्रस, बीम, मौसम की छत आदि के समर्थन के लिए प्रोजेक्ट पत्थरों के रूप में परिभाषित किया जाता है ना, सबके समर्थन देगा, और प्रोजेक्ट पत्थर बाहर की तरफ निकला हुआ पत्थर के रूप में डिफाइन किया जाता है। कोरबेल आमतौर पर ढलाई की जाती है, इसको यहीं पर ढाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आजकल तो ढलाई नहीं होता, आज तो प्री कोस्ट होता है, आमतौर पर ढलाई की जाती है और सजावटी उपचार दिया जाता है। इसमें कह रहे थे ना, मुंह वगैरह बना देते हैं, शेर का, कमल का फूल बना, कुछ भी आप इसमें सजावटी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सजावट भी आप कर सकते हैं। कोरबेल को दीवार में अपनी लंबाई का कम से कम 2/3 हिस्सा बढ़ाना चाहिए। भाई जितना इसकी लंबाई है ना, उसका 2/3 हिस्सा अंदर फिक्स होना चाहिए, है ना, नहीं तो पता चले इसको रोकने के लिए इसको रोकने के लिए आप इसको लगाए हैं और दीवार में इसी को कम फिक्स करेंगे, तो इसका छोड़िए, सबसे पहले यही गिर जाएगा। तो इसकी जितनी लंबाई है ना, ये वाली मोटाई, ये मोटाई नहीं, इसकी जितनी लंबाई है जो निकला है बाहर, तो जितनी लंबाई है उसका 2/3 हिस्सा दीवार में फिक्स होना चाहिए, ताकि पलट ना जाए या दीवार से बाहर न आ जाए। अब देखिए, अब ये सारी चीजें, कोरबेल हो गया, कॉर्निस हो गया, ये सारी चीजें हम ट्रस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रस में भी ये सारी चीजें। अब कॉर्निस क्या है, देखिए कॉर्निस, कॉर्नर लग रहा है ना, कॉर्नर या कॉर्निस, कोना, समझ आया ना, कॉर्नर हम बताए थे। तो कॉर्निस क्या होता है, जैसे कि देखेंगे एक दीवार जाएगा, देखेंगे एक दीवार, एक क्या गया आपका, दीवार गया, एक क्या गया आपका, दीवार गया, ठीक है, एक क्या गया, दीवार गया, और यहाँ क्या चला गया, एक छत चला गया। अब दीवार और छत पे आप लोगों ने कॉर्निस कोने पे लगेगा, दीवार और छत के कोने पे लगेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा घर के अंदर इस तरह लगाया जाता है ना, लगाया जाता कि नहीं, ऐसा सुंदर यहाँ भी मॉडल वगैरह बना देते हैं। तो हमेशा छत और दीवार के कोने पर अंदर लगा दीजिए या बाहर लगा, जहां आपका पैसा ज्यादा है तो बाहर भी लगा दीजिए, है ना। तो देखिए ये बाहर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, भाई नीचे से दीवार जा रहा था, नीचे से दीवार जा रहा था, बाकी नीचे दीवार नहीं है, तो पिलर पे दीवार जा रहा था, यहाँ छत मिला, तो दीवार और छत पे देखिए बना है कि नहीं ये सब। तो यही क्या हो जाएगा आपका जो मॉडल बनता है, इसे कहते हैं हम लोग कॉर्निस, ठीक है ना। देखिए पत्थर की मशीनरी में कॉर्निस एक पत्थर की परत होती है, ठीक है। देखिए परत, अब लेकिन स्टोन में सर 4th सेमेस्टर में आप क्या पढ़ाएंगे सर, हाइड्रोलिक्स पढ़ाएंगे और एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे देख। अब देखिएगा, अब पत्थर का है ना, तो हम स्टोन मशीनरी पढ़ रहे हैं, बाकी अभी हम जो बता रहे हैं वो तो हम लोग पुट्टी वगैरह से कर देते हैं, है ना, पुट्टी वगैरह से कर देते हैं। लेकिन हम स्टोन मशीनरी में क्या करेंगे, थोड़ा सा पत्थर को बाहर निकालेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। देखिए ये सारा पत्थर निकला है, पत्थर निकाल दिए, है ना, लेकिन कोने पे निकालेंगे हमेशा, दीवार और छत के कोने पे ही निकालेंगे। तो पत्थर की मशीनरी में कॉर्निस एक पत्थर की परत होती है जो दीवार के शीर्ष पर, भाई दीवार के सबसे ऊपर ही तो लगाएंगे, और कहेंगे कि सबसे शीर्ष पर प्रदान की जाती है। इसे दीवार और छत के जंक्शन पर भी प्रदान किया जाता है, सॉरी, इसे दीवार और जंक्शन के मतलब या तो कह दीजिए कि दीवार के सबसे ऊपर, या कह दीजिए दीवार और छत के जंक्शन पे। भाई सबसे ऊपर तो कुछ है नहीं, मतलब सबसे ऊपर तो यही है, और या फिर जंक्शन पे कह दीजिए, तो दोनों का मतलब आपका एक ही हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉर्निस। कोपिंग, कोपिंग देखिए क्या होता है, अभी कोपिंग पढ़ाए थे। अब ये देखिए हम एक छोटा सा ले रहे हैं, जैसे दीवार है, अब यदि ये नहीं रहता है, जो बाहर निकला हुआ, अब ये प्रोजेक्टिंग है, दीवार से प्रोजेक्ट है ना, बाहर निकला हुआ। अब बताइए, अब ये नहीं रहता, दीवार पानी पूरा इसको बर्बाद करता कि नहीं, पूरा पानी गिरता, लेकिन इसके लगने से क्या है कि पानी इस पे गिरेगा और किनारे से निकल जाएगा, पूरा दीवार खराब नहीं होगा। अब कहेंगे दीवार कैसे खराब रहा है, अब जैसे छत वगैरह पर जो होता है, जैसे देखिए जो छत वगैरह होता है, ये हो गया आपका छत, ये क्या हो गया छत, छत के नीचे ये हो गया दीवार। अब इसी दीवार पर हम क्या लगाएंगे भाई, इसी दीवार पे देखिए हम बना दिया क्या, कोप, ये क्या है पैरापेट वाल, ये क्या है पैरापेट वाल, समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा पैरापेट वाल। अब इसी पैरापेट वाल पे हम कोपिंग बनाते हैं, इसी पैरापेट वाल पे क्या बनाते हैं, कोपिंग बनाते हैं, है ना, इसी पैरापेट वाल पे क्या बनाते हैं हम, कोपिंग बनाते हैं। अब देखिए यदि यही कोपिंग नहीं रहता,
यदि ये नहीं रहता यदि ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, अब देखिए मान लेते हैं नहीं है, अब बारिश का पानी गिरेगा, यदि ये नहीं है तो बारिश का पानी गिरेगा, बारिश का पानी और पूरा हाथ आएगा, पूरा पूरा दीवार को क्या करेगा, बर्बाद करेगा। आएगा कि नहीं, देखिए बारिश का पानी आएगा पूरे दीवार को क्या करेगा, आपका बर्बाद करेगा। इसी से बचने के लिए देखिए, इसी से बचने के लिए हम क्या लगा दिए, कोपिंग। अब बताइए, अब बारिश का पानी गिरा गिरा गिरा, पट्ट से इधर आ गया, इधर गिरा इधर आ गया, बस दीवार आपका क्या हो गया, बच गया। तो इसे ही कहते हैं कोपिंग, है ना, इसे क्या कहते हैं, कोपिंग कहते हैं। ये छोटा सा दिखा रहे हैं बस, देखिए थोड़ा सा निकला हुआ। अब एक कोपिंग अलग अलग मॉडल का बनता है, आप ऐसा बना दीजिए, आप ऐसा बना दीजिए, आप कोपिंग को आप ऐसा बना दीजिए, है ना, अलग अलग मॉडल का बनता है। कंक्रीट का होता है, एक संबंध 1.5 संबंध, 1 संबंध 2 संबंध 4 कंक्रीट होता है ना। देखिए नीचे वाले ढलाई किए हैं लेकिन ऊपर कंक्रीट इन केस, है ना। लेकिन जब स्टोन मशीनरी पढ़ रहे हैं तो पत्थर का कोपिंग लगाएंगे, बाय डिफॉल्ट कंक्रीट का होगा, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, यह एक पत्थर, कंक्रीट या टेराकोटा ईंट का आवरण है ना, ईंट का भाई कवर, सबसे ऊपर लगाते हैं तो कवर है, आवरण है, जो दीवार के उजागर से जो दिखता रहता है, दीवार का जो एक्सपोज सरफेस है, जो दिखता हुआ सरफेस है, उसी पर रखा जाता है ताकि पानी के रिसाव को रोका जा सके। भाई कोपिंग के साथ हम देखेंगे वेदरिंग, क्या देखेंगे हम, वेदरिंग देखेंगे। और वेदरिंग क्या होता है समझिएगा, वेदरिंग अभी अब हम क्या है कि जैसे कि हम बनाए, क्या बनाए, दीवार बनाए, अब दीवार पे सीधे सीधे यदि ऐसा रख दिए, ऐसा रख दिए, तब क्या होगा, पानी अभी भी गिरेगा गिरेगा, ये सब पकड़ के आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। यदि आप अच्छे से नहीं कोपिंग बनाए रहेंगे तब एक किनारे किनारे पकड़ के आ सकता है। तो उसी से बचने के लिए क्या देते हैं, थोड़ा सा ढाल देते हैं, देखिए ढाल दे दीजिए, इस ढाल को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, इस ढाल को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। कि पानी फटाक से निकल जाए तो क्या करा, यह ऊपरी सतह पर झुकाव की व्यवस्था को दर्शाने के लिए एक शब्द है जो स्लोप देते हैं, है ना, जैसे कि सील, कॉर्निश, कोपिंग आदि। तो सील में भी ढाल दिए थे कि नहीं दिए थे, उसे कहेंगे वेदरिंग। सर कॉर्निश में भी थोड़ा सा ढाल देंगे, है ना, कॉर्निश में भी थोड़ा सा ढाल देते हैं, पानी नहीं रुकना चाहिए। और कोपिंग में हम भी, कोपिंग में भी क्या देंगे, हम ढाल देंगे, तो उसमें हम जो भी ढाल दे रहे हैं उसे हम कहेंगे वेदरिंग। फिर हम कहेंगे भाई पानी ढाल दे दीजिए, पानी आया, पानी आया, हो सकता है कि आप अच्छे से भी नहीं बनाया गया है कोपिंग को, हो सकता है इधर से आकर के फिर इधर चला जाए, फिर इधर चला जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा ना इसी में कट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कट लगा देते हैं, देख रहे हैं। तो इस कट को ही कहते हैं थ्रोटिंग, इस कट को क्या कहते हैं हम लोग, थ्रोटिंग कहते हैं, इस कट को क्या कहते हैं, थ्रोटिंग कहते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए थ्रोटिंग, यह प्रोजेक्टिंग तत्वों के निचले, प्रोजेक्टिंग मतलब तो बाहर निकला हुआ है मेन दीवार से, यह प्रोजेक्टिंग तत्वों के निचले हिस्से पर एक खांचे का प्रावधान है जो कट लगाए हैं, जैसा कि सील में भी लगाएंगे, कॉर्निश, कोपिंग आदि, ताकि वर्षा का पानी दीवार की सतह से मतलब एकदम अच्छे से निकल सके, साफ निकल सके। पैरापेट वाल आप समझ रहे हैं, पैरापेट वाल आप समझ रहे हैं, कहाँ लगता है पैरापेट वाल, तो एकदम वहां लगता है, छत के ऊपर लगता है ना। तो यह एक कम ऊंचाई की दीवार का वह भाग है जो छत के किनारे पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए निर्मित किया जाता है, समझ रहे हैं। कितना होता है पैरापेट वाल, सुकून मिलता है, अदरक, काली मिर्च, इलायची वाला। जो हाइट होता है ना, ऊंचाई कितना मिलता है भाई, हाइट कितना मिलता है, वही 75 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक। यदि हम पैरापेट नहीं दीवार नहीं बनाते हैं तो रेलिंग बना देते हैं, यदि पैरापेट दीवार नहीं बनाते हैं तो क्या बना देते हैं, वहां पर हम रेलिंग बना देते हैं, क्या बना देते हैं, रेलिंग बनाते हैं, गिरने से रोकता है, ये वही यूज होता है, आधा ईंट मोटी दीवार है। अब गेबल क्या होता है, अब क्या होता है भाई, अब गेबल क्या होता है, अब ये देखिए, अब गेबल अच्छे से समझ आएगा आपको जब ट्रस पढ़ाएंगे। और अगला टॉपिक आपका ट्रस ही होगा, अगला टॉपिक आपका ट्रस होगा। जो बता दें कि आज टॉपिक है खत्म नहीं हो पाएगा, कल हम इसको खत्म करेंगे, स्टोन मशीनरी, स्टोन मशीनरी थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ठीक है, कल हम स्टोन मशीनरी को खत्म करेंगे। अब देखिए सर गेबल क्या होता है, तो गेबल कुछ नहीं होता, जैसे कोई भी घर होता है ना, कोई भी क्या होता है आपका घर होता है, कोई भी क्या होता है घर होता है। जैसे देखिए गेबल क्या होता है भाई, कोई भी जैसे ये देखिए
ए दिखा ए। अब ये जो पोर्शन बन रहा है ए, यहाँ देखिए यहाँ ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन बन रहा है इसे क्या कहते हैं, गेबल। इसे क्या कहते हैं, गेबल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गेबल कहते हैं, है ना, समझ आ रहा है। इसे क्या कहते हैं, गेबल कहते हैं। दिख गया। बाकी ये गेबल हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे ट्रस में बहुत जबरदस्त तरीके से। अगला देखते हैं, तो गेबल देखिए ये यही वाला हो जाएगा आपका गेबल, यही वाला क्या हो जाएगा आपका, गेबल हो जाएगा। बाकी हमको लग रहा है कि दो पिक्चर एक ही में ऐड हो गया है क्या, चल कोई बात नहीं, वो गेबल समझ आ गया। नहीं समझ आएगा तो वो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। ये एक त्रिकोणीय आकार का मेसनरी वर्क है, काम मतलब मेसनरी वर्क है, जो ढलवा छत के अंत में प्रदान किया था। देखा था ढलान बनाया था ना, ढलवा छत, भाई यही तो छत खत्म हो गया ना, उसके इसे कहते हैं हम लोग गेबल। इसे क्या कहते हैं, गेबल, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसको ट्रस में। फिर फ्रीज क्या होता है, भाई फ्रीज क्या होता है, जिसमें पानी ठंडा करते हैं, नहीं वो फ्रीज नहीं, ठीक है। ये देखिए ये फ्रीज दिख रहा है आपको, फ्रीज बोर्ड, बिल्कुल सर। ये देखिए ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग फ्रीज बोर्ड, इसे कहते हैं फ्रीज या फ्रीज बोर्ड। क्या होता है, यह एक पत्थर की परत है जो कॉर्निस के ठीक नीचे, भाई कॉर्निस कहाँ लगाते हैं, दीवार और छत के जंक्शन पे कॉर्निस लगाते हैं, है ना। जैसे देखेंगे हम यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ देखेंगे, देखिए ये हो गया आपका दीवार, देखिए ये हो गया आपका दीवार, ये क्या हो गया आपका दीवार, ये क्या हो गया दीवार, और ये क्या हो गया आपका छत, ये क्या हो गया छत, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका छत हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा आपका छत। अब क्या, अब यहीं पर हम लगा देते हैं क्या, कॉर्निस। यहीं पर क्या लगा दिया, कॉर्निस लगा दिया। देखिए इसी पर क्या लगा दिया, कॉर्निस। इसी पर क्या लगा दिया हम, कॉर्निस लगा दिया। समझ आ रहा है, मोटा लगा दे रहे हैं। इसी पर क्या लगा दिया, लाइन से कॉर्निस लगाते हुए हम लोग चले गए। दूसरा कलर में लगा देना, सुगा कलर। सर इसी में क्या लगा दिया हम, कॉर्निस लगा दिया, मोटा लगा रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे, कॉर्निस लगा दिए। अब कॉर्निस के नीचे और सुंदर लगने के लिए, हाँ हम फिर बताते हैं, फ्रीज का कोई काम नहीं है, फ्रीज का काम बस सुंदर लगने के लिए, है ना। फ्रीज का काम बस सुंदर लगने के लिए, ठीक है। देखिए इन दोनों का, कॉर्निस और फ्रीज दोनों का काम सुंदर लगने के लिए। भाई और सुंदर लगने के लिए क्या हो गया है, फ्रीज हो गया। क्या हो गया है, फ्रीज हो गया। समझ आया हो, ठीक है। देखिए वही कहेगा, यह पत्थर की परत होती है जो कॉर्निस के नीचे लगता है, दीवार के बाहरी चेहरे के साथ रखी जाती है। आउटर में लगाएंगे फ्रीज को, अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं। कॉर्निस अंदर हो सकता है लेकिन फ्रीज हमेशा बाहर। देखे मतलब कि इधर नहीं बनाया ना, इसलिए उधर बनाया, ठीक है। जिसका उद्देश्य दीवार की अपीयरेंस को बेहतर बनाना है, उपस्थिति को बढ़ाना यानी सुंदर दिखाना है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, इसे कहते हैं फ्रीज, इसे कहते हैं टूथिंग। भाई जैसे कि हम दीवार वगैरह बनाते हैं, तो दीवार वगैरह बनाते हैं तो हम जानते हैं फ्यूचर में मेरा हमारे साथ अच्छा ही होगा। कोई ये तो नहीं सोचता है ना, घर बनता है तो कोई ये तो नहीं सोचता है कि आगे चल के भिखारी हो जाएंगे, नहीं। सब लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे चल के हम और तरक्की करेंगे। तो उस तरक्की को देखते हुए जब हम दीवार वगैरह बनाते हैं तो किनारे पर ऐसा छोड़ते जाते हैं, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में हम आएंगे तो यहीं से हम जुड़ाई करेंगे तो बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। जैसे कि अब जैसे कि आप आए एक दीवार बनाना था, आपका जमीन पूरा था उधर तक, ऐसा दीवार बना दिए, ऐसा दीवार बना दिए। अब बताइए, अब फ्यूचर में आपको जुड़ना पड़ेगा तो यहाँ ज्वाइंट अच्छा नहीं बन पाएगा ना, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। लेकिन यही चीज अगर ऐसा है, तो बताइएगा, यही चीज अगर ऐसा है तो अब आप ज्वाइंट इसमें अच्छे से ला करके कुंजी की तरह बना पाएंगे। तो इसे फ्यूचर में दीवार को आगे बढ़ाने के लिए, मशीनरी वर्क को आगे बढ़ाने के लिए जो हम इस तरह का सरफेस छोड़ते हैं, इसे कहते हैं टूथिंग, इसे कहते हैं दांत, टूथिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है, ये वे ईंटें हैं जो भविष्य की मशीनरी कार्य को जोड़ने के उद्देश्य से वैकल्पिक परतों में मतलब अल्टरनेट परतों में जो अल्टरनेट जो कोर्स होते हैं उसमें प्रोजेक्ट छोड़ा जाता है, नहीं बाहर की तरफ निकला हुआ छोड़ा जाता है। चलिए एक होमवर्क देते हैं आपको, कमेंट में आप कर दीजिएगा, है ना। हाँ उसके साथ कमेंट से याद आया कि आप कमेंट में मंकेश सर नाम से कमेंट जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको मिलेगा एक तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसमें समय समय पर भेजते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसके साथ साथ CTS ऑफिस का नंबर मिलेगा, उसी में मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, उसी में मेरा इंस्टा ID भी मिलेगा, उसी में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिलेगा, ठीक है। और नहीं कुछ मिलता है तो मेरा नंबर हम आपको दे रहे हैं, इस पे आप कोई भी दिक्कत होगा 8756394248,
कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, झंझनाहट, हड़बड़ाहट, फड़फड़ाहट कोई भी हो, आप इसमें एसएमएस कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, जो मन करे कर सकते हैं। ठीक है सर, होमवर्क क्या है? सर इस तरह का तो जो मिलता है ईंट, उससे तो हम जान गए टूथिंग कहते हैं, लेकिन ये वाले ईंट को क्या कहते हैं? ये कमेंट करेगा, जो कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम हार्ट दे देंगे, हार्ट। ठीक है, इस तरह का भी छोड़ते हैं भाई। डेली वर्क, जब डेली वर्क में इस तरह का छोड़ते हैं, जो भी हम बनाए डेली वर्क में छोड़ते हैं, और आएंगे तो कल से ही से शुरू कर देंगे। बताइए इसको हम क्या कहते हैं? जो बता देगा वो इस क्लास का हीरो। अरे हीरो बनना है कि नहीं है? अब स्ट्रेचर हेडर हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हम स्ट्रेचर हेडर नहीं देख रहे हैं मेरे लाल, ऐसे हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जब छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे इस तरह जो सरफेस छोड़ते हैं इस तरह, इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्या नाम दे, बताना है आपको। हाँ, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है पिलास्टर, जिसे हम पियर ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी स्टोन मेसनरी में से पिलास्टर कहता है ना, तो पियर या पिलास्टर। तो आप देख रहे हैं बस पिलर है किसका? स्टोन मेसनरी का। पियर एक अलग ऊर्ध्वाधर पत्थर या ईंट की मेसनरी है जो बीम, लिंटर, आर्च आदि को सपोर्ट करता है, जिसकी चौड़ाई उसकी मोटाई से 4 गुना अधिक होती है। तो चौड़ाई क्या मिलेगा? इसकी मोटाई के 4 गुना मिलेगा। ठीक है, जब आगे कोई वाल कई बनाना हो तब नहीं। ठीक है, वो तो सही है, हमें नहीं पूछना, हमें पूछना है कि इसका नाम क्या है। वो तो हमको पता है, आगे दीवार बनाना हो तब भी हम इसी का यूज करते हैं, इसे टूथिंग कहते हैं, इसका भी यूज वही करते हैं। लेकिन नाम, जैसे इसका आगे दीवार बढ़ाने के लिए इसको कहते हैं टूथिंग, तो इस वाले को क्या कहते हैं? इस तरह के सरफेस को नाम क्या देते हैं? ठीक है ना, हो गया आपका पिलास्टर होगी। अगला देखेंगे बटरेस। तो बटरेस क्या है? कोई दीवार है तो गिर ना जाए, है ना, वो पलट ना जाए, तो एक सपोर्ट दे देते हैं, इसे कहते हैं बटरेस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बटरेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बटरेस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यह एक ऊंची दीवार से एक ढलवा या स्टेप्ड मेसनरी होता है। स्टेप्ड मेसनरी मतलब ऊंची दीवार से, जैसे कि एक दीवार है, हम कह रहे हैं कि एक दीवार है, जैसे एक दीवार है ना, जैसे हम क्या कह दिए, एक दीवार है, एक दीवार है, तो एक दीवार से स्टेप्ड मतलब ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी सपोर्ट ही है, जो भी ऐसा है वो ऐसा भी हो सकता है, स्टेप्ड भी हो सकता है, खसकेदार भी हो सकता है। ठीक है, देख रहे हैं एक एक लाइन के एक एक टर्म को हम बताते चलेंगे ताकि कोई कहीं भी कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। यह एक ऊंची दीवार से, भाई ऊंची दीवार को ही तो रोकना है, ऊंची दीवार से एक ढलवा या स्टेप्ड मेसनरी प्रोजेक्ट है, प्रक्षिप्ती है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, जिसका उद्देश्य दीवार को छत या आर्च के बल के खिलाफ मजबूत करना है ना। कुल मिला जुला के भाई इस पे बहुत सारे लोड आएंगे, इस पे आर्च का लोड, छत का लोड इस पे नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपका अलग एक अलग दीवार मिलेगा जिस पे आएगा तो उस पे लोड आएगा तो बाहर न पलट जाए दीवार, तो इसी के लिए एक क्या करते हैं, इसको सपोर्ट देते हैं। ठीक है सर, ब्रिक वॉल में हेडर या स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? रीजन के साथ बताए दिया बता है, बताता क्यों दिया बता है, नहीं समझ पाए। चौधरी अंकित वर्मा। तो वो तो हम कल ब्रिक मेसनरी में बताए थे कि भाई हेडर और स्ट्रेचर इसीलिए देते हैं कि हमको वर्टिकल ज्वाइंट को तोड़ना है, ऐसा ना हो कि लगातार रद्दों में वर्टिकल ज्वाइंट एक ही लाइन में मिल जाए, नहीं, वर्टिकल ज्वाइंट को तोड़ना है। यदि स्टैंडर्ड टर्म में बात करें तो लैपिंग और परपेंड को मेंटेन करने के लिए हम लोग हेडर और स्ट्रेचर का यूज करते, चाहे वो ब्रिक मेसनरी, चाहे वो फ्लेमिश बॉन्ड हो या फिर इंग्लिश बॉन्ड हो। ठीक है, चलिए ऑफसेट का देखते हैं। ऑफसेट क्या होता है? तो ऑफसेट कुछ नहीं होता, जो बाहर निकला जाता है। तो ऑफसेट मतलब क्या होता है? जैसे देखिए अभी हम बता रहे थे आपको, एक हो जाएगा आपका कंक्रीट का हो जाएगा, फिर ऐसा एक रद्दा ऐसा, एक रद्दा ऐसा। तो ये जो बाहर निकला है ना, इसे ये जो बाहर छोटू सा निकला है, इसे कहते हैं लोग खसका। इसे क्या कहते हैं हम लोग? खसका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खसका कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ देखिए आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो अब हम दिखा रहे हैं। देखिए बताया तो देखिए यहाँ, देखिए यहाँ दीवार है, फिर यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ दिख रहा है, तो खसका ही दिया गया है। वो क्या दिया गया है? खसका ही दिया गया। देखिए यहाँ से हल्का सा है, आपका जब पीडीएफ जाएगा तो देखिएगा वो खसका ही है, बाकी हम फाउंडेशन में पढ़ेंगे खसका को अच्छे से। यह संकीर्ण मतलब पतला, भाई छोटे से ही तो है, कितना है
छोटा ही तो है, देखिए छोटा ही तो दिया जा रहा है। यह पतला 36 सदस्य है ना, देखिए 36 ये लगभग में है ना, क्या 36 सदस्य जो दीवार की मोटाई को कम करके बनाते हैं। बनाना कैसे, कुछ नहीं, दीवार की मोटाई कम कर दीजिए। जैसे हम कहेंगे एक कंक्रीट का फाउंडेशन है बना रहे हैं, बस मोटाई थोड़ा कम कर दीजिए, बन गया खसका। और ऊपर मोटाई कम कर दीजिए, नीचे वाले से ऊपर की मोटाई कम करते जाइए, आपका खसका मिलता जाएगा, आपका खसका मिलता जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका खसका होता है, ठीक है। यहाँ बेसिक टर्म खत्म होता है। अब हम देखिए यहाँ आ गया क्या, यहाँ आ गया एमसीक्यू। तो देख रहे हैं एमसीक्यू वगैरह हम अभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमको थियरी पढ़ना है। तो ब्रिक मशीनरी, पिछले क्लास में ब्रिक मशीनरी पढ़े थे, देखिए बहुत सारे एमसीक्यू हैं, ये सारे एमसीक्यू। पिछले क्लास में ब्रिक मशीनरी पढ़े थे, अभी हम स्टोन मशीनरी पढ़ेंगे, उसके बाद है ना, उसके बाद हाँ स्टोन मशीनरी पढ़ेंगे। अभी स्टोन मशीनरी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। यहाँ देखिए अब हम क्लास देखिए, जैसे कि बेसिक टर्म खत्म हो गया किसका, स्टोन मशीनरी का। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि स्टोन मशीनरी होता कैसे है। याद करिए ब्रिक मशीनरी पढ़े थे, तो ऐसा ही तो ब्रिक मशीनरी पढ़े थे। सबसे पहले हम पढ़े थे कि ब्रिक मशीनरी जो होता है वो क्या होता है, फिर देखे थे कि ब्रिक मशीनरी में जो जैसे कि हेडर क्या है, स्ट्रेचर क्या होता है, हाफ बैट क्या होता है, क्वार्टर बैट क्या होता है, किंग क्लोजर क्या है, क्वीन क्लोजर क्या है, बेवेल्ड क्लोजर क्या है, बेवेल्ड बैट क्या है, मिटरेड क्लोजर क्या है। फिर सारी चीजें देखने के बाद पढ़े थे ना बॉन्ड, याद है, टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़े थे, जिसमें हम क्या पढ़े थे, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश दो तरह का, सिंगल फ्लेमिश, डबल फ्लेमिश। हम कहते इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी पढ़े थे गार्डन वॉर बॉन्ड, जिसे हम इंग्लिश गार्डन, फ्लेमिश गार्डन, एक गार्डन क्रॉस बॉन्ड था, डच था, जिग जैग था, हियरिंग में रैकिंग में दो था, हेयरिंग था, डायगोनल था, सारे पढ़े थे। अब उसी तरह हम लोग मशीनरी पढ़े, स्टोन मशीनरी में देखेंगे कि स्टोन मशीनरी कितने तरह से क्लासिफाइड है। तो दो तरह से, एक होता है आपका रबल मशीनरी, एक होता है एस्लर मशीनरी। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मशीनरी दो तरह से, पहला है रबल मशीनरी और दूसरा है आपका एस्लर मशीनरी। रबल का हिंदी अब देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, इसका हिंदी होता है मलबा चिनाई, और है ना इसका एस्लर का एस्लर ही लिखा है। मलबा मतलब क्या हुआ कि जैसे ईंट की हम पथाई करते हैं, वैसे हम पत्थर की पथाई तो करते नहीं है, पत्थर को तोड़ते हैं कहाँ से, चट्टानों पे। तो चट्टानों पे गए और पत्थर को तोड़े। अब पत्थर को ऐसा तोड़े है कि एकदम एकदम शेप और साइज में तोड़ पाएंगे नहीं, पत्थर को क्या किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है। पत्थर को तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्लास्ट करते हैं। और जब ब्लास्ट करते हैं ना तो बहुत छोटे से लेकर बड़े पत्थर और इरेगुलर शेप में मिलते हैं, कोई शेप नहीं मिलता, इरेगुलर शेप में मिलता है। तो पत्थर को तोड़े ब्लास्ट करके, उसको लेके आए और मोटा मोटी हथौड़े से मार मार के साफ कर दिए, मोटा मोटी, अच्छे से नहीं, टाइम नहीं दिए, मोटा मोटी साफ किए। बिना साफ किए, या तो बिना साफ किए लेकर आइए, बिना साफ मतलब बिना उसको काटे छाटे, या हल्का हल्का मोटा मोटा हथौड़ी से साफ कर दीजिए। और अभी देखने में उबड़ खाबड़ ही है, लेकिन मोटा मोटा साफ किए हैं। और जब उससे चिनाई करेंगे तो उसे कहेंगे रबल मशीनरी, यानी कि या तो पत्थर, उसे ड्रेसिंग कहते हैं। जब पत्थर का अच्छे से शेप और साइज में बनाने के प्रोसेस को कहते हैं ड्रेसिंग, गढ़ाई या छटाई, ठीक है। तो या तो आप बिना छटाई या तो आप बिना ड्रेसिंग किए हुए पत्थर को लेकर आइए, या कम मात्रा में ड्रेसिंग किया हुआ, यानी मोटा मोटा हथौड़ी से इधर उधर मार दिए, उस तरह के ड्रेसिंग किए हुए पत्थर से जब हम चिनाई करते हैं तो उसे कहते हैं रबल मशीनरी, उसे कहते हैं रबल मशीनरी। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे पत्थर देखिए, ये अच्छे से नहीं, अच्छे से हम लोग नहीं, है ना, ये हो जाएगा आपका रबल मशीनरी। इसको देखिए, एक अच्छे से कटाई छटाई हुआ है नहीं, तो इसे इस तरह का जब पत्थर होता है उसे मतलब उबड़ खाबड़ पत्थर से जब हम चिनाई करते हैं तो उसे कहते हैं रबल मशीनरी। बाकी एस्लर मशीनरी में क्या होता है भाई, एस्लर मशीनरी में होता है कि बहुत अच्छे से जाते हैं, ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्ट लेकर आते हैं, पत्थर जो होता है उसे छेनी हथौड़े की सहायता से एकदम स्मूथ ड्रेसिंग करते हैं, उस पर रगड़ रगड़ के एकदम प्लेन बना देते हैं, है ना। और जब उस प्लेन बनाए हुए पत्थर से चिनाई करते हैं तो उसे कहते हैं एस्लर मशीनरी। अब बताइए दोनों में मजबूत कौन होगा, तो कहेंगे सर एस्लर होगा।
एस्लर होगा क्योंकि एकदम शेप और साइज अच्छा है। जब शेप और साइज मसाला भी एक समान मोटाई का होगा ईंट की तरह। अब बताइए इसमें शेप और साइज उल्टा सीधा, तो कहीं मसाला मोटा कहीं मसाला पतला, ठीक है सर। उसके बाद होगा महंगा कौन होगा, तो कटाई छटाई में पैसा लगता है ना, तो महंगा कौन होगा, एस्लर महंगा होगा। महंगा कौन होगा आपका, एस्लर महंगा होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते। तो दो तरह का पत्थर चिनाई, रबल मैसनरी, एस्लर मैसनरी। आज हम रबल मैसनरी को खत्म करेंगे, कल हम एस्लर मैसनरी पढ़ेंगे, कल हम एस्लर मैसनरी पढ़ेंगे, कल स्टोन का ज्वाइंट पढ़ेंगे और कल ही एमसीक्यू भी पढ़ देंगे। तो कल आपका स्टोन मैसनरी कोशिश करते हैं खत्म करने का। आज हम खत्म करने का प्लान बना के आए थे, लेकिन लंबा चला जाएगा। अभी 2-2.5 घंटे का क्लास जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं ना। ऑनलाइन में 2 घंटे 1.5 घंटे ज्यादा क्लासेस नहीं लेना चाहिए आमतौर पर, कभी कभी ले लेना चाहिए। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप लोग हमसे घुल मिल रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, तो रबल मैसनरी के बारे में पढ़ेंगे सबसे। अब पहनेंगे मेरे मुंह से क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पहना लिख दिया है, कपड़ा पहना है, यानी ड्रेसिंग को कपड़ा लिख दिया है, ठीक है। देखिएगा, है ना। तो देखते हैं रबल मैसनरी क्या होता है। तो मलबे की चिनाई में पत्थर के ब्लॉक का उपयोग या तो बिना ड्रेस को कपड़ा लिख रहा है, या तो बिना ड्रेसिंग के किया जाता है, या तुलनात्मक रूप से मोटे तौर पे ड्रेसिंग होते हैं। बताए थे, या तो बिना ड्रेसिंग का पत्थर ला दीजिए या मोटा मोटा ड्रेसिंग करके ला दीजिए। तुलनात्मक रूप से किससे तुलना कर रहा है, एस्लर वाले पत्थर से, ठीक है। चिनाई में व्यापक जोड़ होते हैं, व्यापक मतलब चौड़े जोड़ होते हैं भाई, चौड़े जोड़ होते हैं, क्योंकि अनियमित आकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चौड़े जोड़ होते हैं और नंबर ऑफ ज्वाइंट भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब ये कई तरह के होते हैं, 4 तरह के, रैंडम रबल मैसनरी, स्क्वायर रबल मैसनरी, मिसलेनियस रबल मैसनरी, ड्राई रबल मैसनरी। अब इसके भी टाइप है। रैंडम रबल मैसनरी 2 तरह से, स्क्वायर रबल मैसनरी 3 तरह से, मिसलेनियस रबल मैसनरी 2 तरह से, ये एक ही तरह के। तो रैंडम रबल 2 तरह से देखते हैं भाई। रैंडम रबल 2 तरह से, अनकोर्स बिल्ट टू कोर्स। स्क्वायर रबल मैसनरी 3 तरह से, अनकोर्स बिल्ट टू कोर्स, ऊपर वाला ही बस एक अलग से जुड़ जाएगा, रेगुलर कोर्स। तीसरा है मिसलेनियस रबल मैसनरी 2 तरह से, पॉलीगन और फ्लिंट वालिंग। चौथा हो जाएगा आपका ड्राई रबल मैसनरी। बस इतना ही आज पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं सर, अनकोर्स रैंडम रबल मैसनरी। सबसे पहले अनकोर्स ही तो पढ़ेंगे। अनकोर्स रैंडम रबल मैसनरी। अनकोर्स मतलब क्या होता है, रद्दा नहीं बनेगा। मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए, जैसे ईंट वगैरह का हम चिनाई करते हैं तो रद्दा मिलता है। जैसे देखिए, एक रद्दा हम कह देंगे चलो ईंट की चिनाई हो गई, बिल्कुल सर। अगला रद्दे की ईंट की चिनाई हो गई, फिर अगले रद्दे की ईंट की चिनाई हो गई, अगले रद्दे की ईंट की चिनाई हो गई। देखिए रद्दा मिला, रद्दा मिला, रद्दा। कोर्स इसे कहते हैं 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स, 4। लेकिन इसमें कोई कोर्स नहीं मिलेगा, इसमें कोई आपको रद्दा वद्दा नहीं मिलने वाला। देखिए तो कहीं रद्दा मिल रहा है क्या, देखिए तो कहीं रद्दा मिलेगा क्या। सर इलिवेशन है और ये मोटाई है। मोटाई में देखिए यहाँ एक थ्रू स्टोन लगा हुआ है, समझ पा रहे हैं, पूरी चौड़ाई में स्टोन लगा हुआ है। ये हर्टिंग है ना। इसमें कोई फेसिंग हो जाएगा, कोई बैकिंग हो जाएगा। ये सेंटर वाला सारा हर्टिंग मिल जाएंगे, समझ पा रहे होंगे आप। तो कोई रद्दा नहीं मिला, इसलिए इसका नाम है अनकोर्स। अनकोर्स बिना रद्दे का, क्योंकि रैंडम रबर है, रैंडम रबर मैसनरी, तो बिना शेप और साइज के पत्थर हैं सब, ठीक है। कितना आसान है। यह पत्थर की दीवार का सबसे खुरदुरा और सस्ता रूप है भाई, सबसे सस्ता है और बकवास भद्दा वाला। उपयोग किए जाने वाले पत्थर व्यापक रूप से विभिन्न आकारों में होते हैं। देखिए अलग अलग आकारों में होते हैं, ठीक है। चूंकि पत्थर एक समान आकार के नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करने में अधिक सावधानी और सरलता का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि वे अधिकतम क्षेत्र पर दबाव को पर्याप्त रूप में वितरित कर सकें। कह रहा है कि वे अच्छे से शेप और साइज में होते नहीं है, इसलिए इसको रखने के लिए, मतलब जुड़ाई करने के लिए एक मतलब अच्छे से जुड़ाई करना पड़ता है। लोकल मिस्त्री इसको नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि ये अनियमित रूप से होते हैं। और ऐसा जुड़ाई करना है कि भाई अधिक से अधिक एरिया इसके कांटेक्ट में आए। लंबे निरंतर जोड़ों को अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध से बचा, है ना। तो कह रहा है कि देखिए लंबे निरंतर जोड़ों को, मतलब सर कॉन्टिन्यूअस ज्वाइंट, वर्टिकल ज्वाइंट नहीं मिलना चाहिए, है ना। कॉन्टिन्यूअस वर्टिकल ज्वाइंट इसमें नहीं मिलना चाहिए, वही तो कह रहा है। देखिए कॉन्टिन्यूअस 1-2 ईंट का मिला है लेकिन आगे नहीं मिला, देख रहे हैं 1-2 ईंट का मिला है कॉन्टिन्यू, आगे नहीं मिला। तो भाई देखिए 1-2 का मिला, आगे नहीं मिला। यहाँ देखिए
यहाँ देखेंगे आप 1 2 3 ईंट का लगभग में ऐसा ही मिला। तो यही कह रहा है, ठीक है, यही ये कह रहा है कि लंबे निरंतर जोड़ों को अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों से बचा जाता है ना। तो लंबे मतलब कॉन्टिन्यूअस वर्टिकल ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। ये बुक और टीचर में ही अंतर होता है। बुक उल्टा सीधा भाषा दे देगा, लेकिन हम लोग उसको समझा देते हैं। अब देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों बोला है, तो ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य और ये हो जाएगा अनुप्रस्थ। इसमें भी तो ध्यान देना है भाई, इसमें भी तो ध्यान देना है, तो वो बीच में से मोटाई से ही फट जाए। तो दोनों ध्यान देना है कि वर्टिकल ज्वाइंट से हमको कंटिन्यूअस वर्टिकल ज्वाइंट से बचना चाहिए। इसकी मिनिमम मोटाई कितनी होती है भाई? 225 mm। इसकी मिनिमम मोटाई कितनी मिल जाएगी आपकी? 225 mm। और बहुत सावधानी से बनाया जाता है क्योंकि बिना शेप और साइज के होते हैं, ठीक है। अगला है बिल्ट टू कोर्स रैंडम रबर मशीनरी। अब कोर्स को बिल्ट कर दिए, अब क्या किए? कोर्स को बिल्ट किए। लेकिन ये कोर्स ऐसे है कि कहीं पतला कोर्स कहीं मोटा कोर्स। देखिए कहीं पतला कोर्स मिलेगा कहीं मोटा कोर्स मिलेगा, अभी रेगुलर नहीं है। देखिए यहाँ एक कोर्स मिला, यहाँ एक कोर्स मिला, यहाँ एक कोर्स मिला, देख रहे हैं ना, कोर्स तो बना है। लेकिन देखिए यहाँ बिना किसी की, कोई पतला कोई मोटा, कोई उससे मोटा कोई सबसे मोटा, है ना। और इसमें भी बिना कोर्स वाले भी हैं। देखिए इसके बीच में कोर्स नहीं है, इसके बीच में, लेकिन कहीं कहीं कोर्स मिल रहा है। इसमें यह है कि कहीं ना कहीं कोर्स मिल रहा है, कुछ कुछ ऊंचाई पर हम कोर्स बिल्ट कर दिए हैं। इसे कहते हैं बिल्टअप। कहाँ गया भैया? इसे कहते हैं बिल्ट टू कोर्स या बिल्टअप, एक ही बात हुआ। बिल्ट टू कोर्स रैंडम रबर मशीनरी, ठीक है। अभी भी ईंट देखेंगे तो उल्टा सीधा ईंट कर रहे हैं, अभी पत्थर उल्टा सीधा ही है। देखिए अभी पत्थर उल्टा सीधा ही है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। तो निर्माण की विधि ऊपर की तरह है, जैसे ऊपर बनाए उसको नीचे भी ऐसे बनाएंगे, सिवाय इसके कि काम को मोटे तौर पे 30 से 35 सेंटीमीटर मोटी तक अलग अलग बनाने के लिए समतल किया था। मतलब कह रहा है कि 30 से 45 सेंटीमीटर, है ना, जो कोर्स होगा उसकी मोटाई 30 से 45 सेंटीमीटर हो सकता है। जो कोर्स होगा उसकी मोटाई कितना हो सकता है? 30 से 45 सेंटीमीटर हो सकता है कोर्स की मोटाई, ठीक है सर। आगे देखते हैं, है ना। कोर्स की मोटाई कितना होगा? 30 से 45। इंग्लिश ही पढ़ते हैं क्या? ऑल कोर्स आर नॉट सेम हाइट, यानी सभी कोर्स सेम हाइट के नहीं मिलेंगे, ठीक है। 30 से 45 के बीच में वेरी करते रहेंगे। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ मशीनरी क्वाइंस आर बिल्ट फर्स्ट एंड लाइन इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टॉप एंड क्वाइन। इस प्रकार के चिनाई के निर्माण के लिए क्वाइन को पहले बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए क्वाइन अलग, क्वाइन अच्छा रहता है, कोना वाला अच्छा रखते हैं, नहीं तो कोने से ही गिर जाए। कोना वाला अच्छा रखते हैं, कहेंगे इधर कोना वाला क्यों नहीं है? तो इधर कॉन्टिन्यूअस है ना, इसीलिए नहीं है। तो सबसे पहले क्वाइन को बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? क्वाइन को बनाते हैं। आओ भैया, कहाँ हो? हाँ, क्वाइन को पहले बनाया जाता है और लाइन को क्वाइन के शीर्ष के बीच फैलाया जाता है। इस प्रकार के ज्वाइंट का उपयोग आमतौर पर सार्वजनिक भवनों, एब्यूटमेंट, अब एब्यूटमेंट क्या होता है हम समझेंगे, आवासीय भवनों और साधारण पुलों के खंभे के निर्माण में किया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, जो रैंडम रबर था ना, अब वो स्क्वायर रबर हो गया। क्योंकि अब इसका जो साइज मिलेगा, मतलब एलिवेशन देखने पर या तो रेक्टेंगल मिलेगा या स्क्वायर मिलेगा, या तो रेक्टेंगल मिल जाएगा या स्क्वायर मिलेगा देखने को, ठीक है। देखिए इसमें देखिए ऊबड़, इसमें देखेंगे तो हाँ, इसमें देखिए कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल साइज नहीं है, ऊबड़ खाबड़ इधर उधर है। लेकिन इसमें सारे के सारे आपको या तो स्क्वायर मिलेंगे या रेक्टेंगल मिलेंगे। हेडर की बात हो रही है, ठीक है ना, या स्ट्रेचर की बात हो रही है। ऊपर टॉप और बॉटम की बात नहीं, और हेडर स्ट्रेचर की बात हो रही है। देखिए सारा स्क्वायर या रेक्टेंगल मिलेगा, इसलिए इसे कहते हैं स्क्वायर रबर मशीनरी। अब ये 3 तरह का होता है। अनकोर्स, देखिए इसमें क्या आपको कोर्स दिख रहा है क्या? नहीं। देखिए इसमें कहीं भी आपको कोर्स नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको कोर्स नहीं मिलेगा। इसे कहता है अनकोर्स स्क्वायर रबर मशीनरी, अनकोर्स स्क्वायर रबर मशीनरी, ठीक है। देखते हैं तो अनकोर्स स्क्वायर रबर मशीनरी सीधे बिस्तर और पक्ष वाले पत्थर का उपयोग करते हैं। देखिए बिस्तर मतलब बेड लिख रहा है, बेड वाला, है ना। इसका बेड क्या रहता है? अच्छा रहता है। बेड मतलब समझ रहे हैं आप। स्क्वायर रबर मशीनरी यूजेज स्टोन हैविंग स्ट्रेट बेड एंड साइड। इसके जो बेड होते हैं, बेड हम ईंट में पढ़ाए थे, तो बेड और मतलब इसके चारों सरफेस होते हैं सीधा होते हैं। वो क्या होते हैं? मोटा मोटा गढ़ाई करके सीधा बना देते हैं, ठीक है।
पत्थरों को आमतौर पर चौकोर किया जाता है और हथौड़े से तैयार या सीधे कट फिनिश में लाया जाता है। तो या हथौड़े से तैयार करिए या काट पीट करके उसको एकदम स्क्वायर शेप में लाइए, चौकोर, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में लाइए। उन कई अनियमित पैटर्न में फेस पर व्यवस्थित किया जाता है। वही है, कोई भी इसका रेगुलर शेप नहीं है, जैसा मन कर वहां उसको रख दिए, इसलिए तो इसका नाम अनकोर्स। अगला है बिल्ट टू कोर्स स्क्वायर रबर मशीनरी। अब कोर्स को बिल्ट कर दिए। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको कोर्स मिलेगा, लेकिन अभी भी कोर्स की ऊंचाई अलग अलग है। देखिए यहाँ एक कोर्स मिला, 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 यहाँ एक कोर्स मिला। अभी जो टीटी लिखा है वो क्या है? थ्रू स्टोन है। अब जो टीटी लिखा है वो क्या है? थ्रू स्टोन है। तो जैसा हम पढ़े थे रैंडम रबर मशीनरी में, इसमें क्या पढ़ेंगे? बिल्ट टू कोर्स वाले में। रैंडम रबर मशीनरी एक क्या जाएगा आपका? बिल्ट टू कोर्स हो जाएगा। ठीक है, रैंडम रबर मशीनरी मिला था ना, अब स्क्वायर रबर मशीनरी में सेम वही चीज है। सर कहीं कहीं हमको कोर्स देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी कोर्स सेम हाइट का नहीं है। कोर्स की ऊंचाइयां क्या होंगी? बदलती रहेंगी, है ना। कोर्स की ऊंचाइयां अलग अलग बदलती रहती हैं। इस प्रकार की चिनाई भी उसी पत्थर का उपयोग करते हैं, इसी पत्थर का उपयोग करेंगे जिसका उपयोग मतलब कि अनकोर्स में किए थे। लेकिन वर्क को गहराई तक में कुछ कुछ गहराई पर क्या करते हैं हम लोग? कोर्स बनाते हैं, है ना। और ऊंचाइयां, पाठ्यक्रम मतलब लिख रहा है कोर्स, द कोर्स आर ऑफ डिफरेंट हाइट, है ना। सभी कोर्स रद्दे क्या होते हैं? अलग अलग ऊंचाई के होते हैं। सभी रद्दे क्या होते हैं? अलग अलग ऊंचाई के होते हैं। अब बताइए, इसका हिंदी उतना टेढ़ा दिया है, अब इंग्लिश में इसको बताना पड़ रहा है। हमको लग रहा है कि इसका हिंदी स्टोन मशीनरी का हिंदी और शायद ट्रस आता है, या एक टॉपिक और आता है, उसका हिंदी हमको खुद नहीं समझ आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब रेगुलर कोर्स स्क्वायर रबर मशीनरी। अब क्या आ गया आपका? रेगुलर कोर्स स्क्वायर। अब रेगुलर मतलब अच्छा से, यानी कि आपका सेम ऊंचाई के रद्दे मिलेंगे आपको, सेम ऊंचाई के। लेकिन अभी भी जो ईंट यूज होगा वही यूज होगा, इस मतलब कि चौकोर वाला। अभी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल ही आपको ईंटें दिखेंगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। कह रहा है इस प्रकार के काम में दीवार में अलग अलग गहराई के विभिन्न कोर्स होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोर्स में पत्थरों की ऊंचाई समान होती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वर्क द वॉल कंसिस्ट ऑफ वेरी, हाँ कह रहा है कि अलग अलग दीवार में अलग अलग ऊंचाई हो सकती है। हमारे यहाँ दीवार मतलब कोर्स की ऊंचाई अलग हो सकती है, आपके यहाँ कोर्स की ऊंचाई अलग हो सकती है, लेकिन जहां अलग होगा एक ही इतना होगा। यही कर रहा है। इस प्रकार का में दीवार में अलग अलग गहराई के विभिन्न कोर्स होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोर्स में पत्थर की ऊंचाई समान होती है। मतलब कह रहा है कि प्रत्येक कोर्स में पत्थर की ऊंचाई क्या मिलेगा? आपको समान मिलेगा। सिंपल सी बात है। जब प्रत्येक कोर्स की ऊंचाई बराबर होती है तो इसे आमतौर पर कोर्स रबर स्क्वायर मशीनरी कहते हैं। ठीक है, अगला है मिसलेनियस रबर मशीनरी। अब मिसलेनियस दो तरह के होते हैं। देखिए कुछ नहीं है, बस ऊंचाई को सेम कर दिया गया है ना। और कह रहा है कि अलग अलग ऊंचाई हो सकता है, इसकी ऊंचाई अलग, इसकी ऊंचाई अलग, इसकी ऊंचाई अलग, लेकिन सब में एक मोटाई का पत्थर यूज होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये होगा दो तरह से। कौन सा? मिसलेनियस रबर मशीनरी दो तरह से। एक होगा पॉलीगन। पॉलीगन मतलब देखिए बहुभुज आकार का पत्थर यूज होगा, तो इसे कहेंगे पॉलीगन वालिंग। बहुभुज आकार का पत्थर यूज होगा तो इसे क्या कहेंगे हम? पॉलीगन वालिंग। और दूसरा होता है फ्लिंट वालिंग। तो सजावटी वर्क के लिए देखे होंगे, जब मॉल वगैरह जाएंगे वहां यूज होता है, इसे कहते हैं फ्लिंट वालिंग। इसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्लिंट वालिंग कहते हैं। तो इस प्रकार की चिनाई का उपयोग आमतौर पर वहां किया जाता है जहां चमक पत्थर बहुत आयत में उपलब्ध होते हैं। चमकने वाले पत्थर जब बहुत मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो हम लोग फ्लिंट रबर मशीनरी का यूज करते हैं, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो इसे चिनाई सुंदर लगने के लिए करते हैं, बाकी ये थोड़ा महंगा होता है। एक पत्थर 8 से 15 सेंटीमीटर मोटे तथा 15 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये पत्थर कठोर लेकिन भंगुर होते हैं ना, लोड वगैरह नहीं रहते हैं, भंगुर होते हैं। यह सामना करने में रखे जाते हैं या तो पाठ्यक्रम या देखिए दीज स्टोन आर हार्ड बट ब्रिटल, दे आर लेड इन द फेसिंग में रखे जाते हैं सुंदर लगने के लिए, है ना। आइदर कोर्स या अनकोर्स, कोर्स रद्दा में रखिए या अनकोर्स में रखिए, लेकिन फेसिंग में रखे जाते हैं, सुंदर लगने चमकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। कह रहा है कि
हाँ, इन पत्थरों की भंगुरता इस चिनाई की ताकत को कम कर देती है। अगर इस पत्थर है ना, तो इन पत्थरों को यदि इन पत्थर से चिनाई करेंगे तो कम हो जाएगा ताकत, इस जिसे ऊर्ध्वाधर दिशा में 1 से 2 मीटर के अंतराल पर पतले पत्थरों के लेसिंग कोर्स के रखकर पूरक किया जाता है। आगे देखते हैं। अब लेसिंग कोर्स क्या है, आगे पढ़ेंगे लेसिंग कोर्स क्या होता है, इसमें नहीं है। देखिए, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है, ये बहुत सारे टर्म आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको बताएं खसका क्या होता है, तो खसका फाउंडेशन में अच्छे समझेंगे। कोपिंग क्या, कोपिंग कर रहे हैं, और गेबल क्या होता है, तो वो हम समझेंगे ट्रस में। वैसे इसको भी आगे हम समझ लेंगे कि लेसिंग क्या होता है। ड्राई रबर मशीनरी में सर बिना मसाले के जोड़ते हैं। ड्राई रबर मशीनरी में क्या कहते हैं, बिना मसाले के जोड़ते हैं। इसका निर्माण मोटर के बिना रैंडम इधर उधर रख करके किया जाता है, क्योंकि ये भी रैंडम रबर मशीनरी के ही बात है, लेकिन इसका नाम है ड्राई, मतलब ये रबर मशीनरी का पार्ट है, ड्राई रबर मशीनरी। यह छोटे पत्थर के टुकड़े द्वारा रखे गए पत्थरों के चारों ओर, मतलब कह रहा है कि पहले बड़ा बड़ा पत्थर रखते हैं, उसके बीच में जो छोटा छोटा जगह बचता है उसमें छोटे छोटे पत्थरों को घुसा करके अच्छे से हम क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं, कसकर पैक किया जाता है, ठीक है। फिर करें यह सस्ता है क्योंकि मोटार की लागत शून्य है, लेकिन साथ ही मोटार के बिना अकेले पत्थर का प्रबंधन करने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। करें सस्ता है, बिना मसाले का यूज होता है, लेकिन बिना मसाले का दीवार कहाँ जोड़ पाएंगे अच्छे से, इसलिए बहुत कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है ड्राई रबर मशीनरी में। पत्थर के टुकड़े की ऊंचाई होनी चाहिए, किसी भी मामले में 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। कह रहा है कि इस दीवार जो है, ये दीवार किसी भी कंडीशन में 6 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में 6 मीटर से अधिक ऊंचा दीवार नहीं बनाएंगे ड्राई रबर मशीनरी में। यूज कहाँ होता है, नॉन लोड बियरिंग में, है ना, जो मतलब कि जो लोड नहीं लेगा, बरामदा की दीवार वगैरह बना दीजिए, जैसे बांध वगैरह, नहरों के ढलान के पिचिंग करने में बना दीजिए। कल हम पढ़ेंगे एस्लर, कल से हम क्या पढ़ेंगे, एस्लर। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।